एक भयंकर दानव का सामना करते हुए वह खुद से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, आखिर ये सब सहना पड़ना क्यों पड़ा, और अगर इसकी वजह ये थी कि उसे कमजोर समझा गया था। जब दानव ने उस पर हमला किया, नायक सोचता है कि किसने तय किया कि वह कमजोर है और उसे बिना लड़ाई हारा जाना है। तभी एक सिस्टम किसी अनजान जीवन रूप के साथ मिल जाता है। उसका छाया सिस्टम सक्रिय हो चुका था कुछ वक्त पहले। नायक का नाम ली ये था। वह एक अनुभवी एजेंट था जो दूसरी दुनिया से आता था और रोज अपनी जान जोखिम में डालकर ऊर्जा पत्थर इकट्ठा करता था। एक आदमी टैबलेट लेकर कहता है कि लेई ने इस महीने अच्छा किया है और 1 साल में अपने माँ बाप का कर्ज चुका देगा। शायद अगर वो अगले 3 to 5 साल ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक छोटी सी फ्लैट भी खरीद सकता है। और मुख्य किरदार कहता है कि वह मेहनत करता रहेगा। उसे लगता है उसका बॉस बेदर्द है और जैसे ही उसका कर्ज चुक जाएगा वह वहां से निकल जाएगा। दूसरी दुनियाओं से आने वाली रेडिएशन का 1,000 में एक मौका होता था कि कोई आम इंसान एडवांस बन जाए, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक होती थी। अगर लोग अपनी जान का खतरा नहीं उठाते तो कोई भी ये नौकरी नहीं करता। कार में कुछ लोग उस मुख्य किरदार के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी 3 साल पहले कार हादसे में माँ बाप की मौत हो गई थी। न सिर्फ उसे कोई मुआवजा नहीं मिला बल्कि उस पर कर्ज भी चढ़ गया। एक और साथी कहता है कि इस साल एनजी ग्रुप ने जोर देकर कहा कि उसके माता पिता ने 1 लाख का नुकसान किया है। उसका दोस्त जवाब देता है कि वो कमजोर है और कंपनी की बात मानेगा ताकि कर्ज चुका सके। वे आगे बात करते हैं कि उन्हें अपनी मेहनत से ही ये भुगतान करना होगा, लेकिन वे पहले ही अपनी हद तक पहुंच चुके थे। मन में बार बार कमजोर शब्द गूंजता रहता था। कभी कभी कोई इंसान खुद कमजोर नहीं होता बल्कि समाज के बिखर जाने की वजह से कमजोर हो जाता है। टीम लीडर सबको तैयार होने को कहता है क्योंकि काम शुरू करने का समय हो गया है। अचानक जमीन एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगती है। एक साथी कहता है कि ये तो बस एक छोटी सी जमीन हिल गई है, और उसका दोस्त हंसते हुए कहता है कि उसने कभी दूसरी आयाम में भूकंप के बारे में नहीं सुना। वे कई आयामी क्षेत्रों में काम कर चुके थे लेकिन कभी यह सुना है। लोग सोचते हैं कि ये कोई राक्षस तो नहीं दिख रहे, तो फिर उन्हें यहाँ काम करना ही बंद कर देना चाहिए। उसने सुना था कि ये जगह जीव जंतुओं के लिए इस्तेमाल होती है और कीड़े मकोड़े या जानवरों से निपटना मुश्किल होता है। लेकिन बॉस सबको चुप रहने को कहता है क्योंकि ये इलाका 3 साल पहले एडवांस टीम ने साफ कर दिया था और ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ राक्षस दिखे। सब बेकार की बातें बंद करें। तभी अचानक बॉस पर कोई जीव हमला कर देता है। बाकी ऑर्डिनेट्स चिल्लाते हैं कि उनका सुपरवाइजर गिरा दिया गया है। ली है राक्षस का सामना करते हुए वो डर के मारे सिहर उठा। तभी टीम के एक सदस्य चिल्लाया कि ये कोई अनजाना जीव है। वो जीव टीम के सदस्यों का पीछा करने लगे। ली सोचता है कि वे आयामी दरार से लगभग 10 किलोमीटर दूर हैं। उसे शक होता है कि भागने से कोई फायदा होगा भी या नहीं। हालात पूरी तरह इंसानी ताकत से बाहर थे। तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। दोनों एक बड़े पत्थर से टकरा गए। ली जमीन पर गिर पड़ा। ठोकर के असर से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके साथी चिल्लाए कि कार स्टार्ट करो और चलो। ली ये उनसे खुद को उनके साथ ले जाने की भीख मांगता है, हाथ बढ़ाता है। तभी ट्रक के ऊपर एक जीव प्रकट होता है। वो वाहन तक पहुंचता है और 2 आदमियों को पकड़ लेता है जो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। और भी जीव खराब कार की तरफ बढ़ते हैं। अचानक एक धमाका होता है जो जीवों को टक्कर मारता है। ली हैरान होता है जब जीव आग से पीछे हटते हैं। वह सोचता है कि क्या ये उनकी कमजोरी है और क्या इसे आजमाना चाहिए। एक राक्षस उसकी तरफ दौड़ता है और नायक सोचता है कि अब उसे तुरंत कुछ करना होगा। वह उसकी तरफ बढ़ता है। टॉर्च उसने उसे पकड़ लिया और जमीन पर फिसलते हुए आगे बढ़ा। ली ये टॉर्च को दाईं बाईं ओर घुमाने लगा जिससे वो जीव पीछे हटने लगा। उसे लगा जैसे उसने सोचा था। डर से सारे राक्षस लकवाग्रस्त हो गए हैं। फिर उसने सबको कहा, ध्यान से सुनो क्योंकि इन चीजों को आग से डर लगता है। 2 साल पहले दुनिया भर में पोर्टल्स बन गए थे। कीट, जानवर और दूसरी दुनियाओं के जीव पृथ्वी पर हमला करने लगे। सिर्फ वे लोग जो रेडिएशन से जागृत हुए थे उनके पास लड़ने की ताकत थी। इससे ही पोर्टल्स को रोकना संभव हो पाया। आगे बढ़े, लेकिन साथ ही एक नए जमाने की खोज और विकास भी शुरू हो गई। अफसोस ये है कि वे ज्यादा उन्नत नहीं हैं। वे बस आम लोग हैं जो इस दुनिया में अपनी पूरी ताकत से जिंदा बने हुए हैं। पोर्टल के राक्षसों का सामना करते हुए उनके पास भागने की ताकत भी नहीं है। जब ली सभी से कहता है कि जितना हो सके ज्वलनशील सामान ले आओ। एक आदमी कहता है कि मशाल ज्यादा देर तक जलती नहीं दिख रही। ली उन्हें कहता है कि स्टॉक रूम जाओ, वहां पेट्रोल है। अगर वे रास्ता रोक दें, आग लगाकर रास्ता बंद कर दो। वे तब तक रुक सकते हैं जब तक मदद नहीं आ जाती। फिर उसने सबको कहा कि एक गोल घेरे में बनो और धीरे धीरे पीछे हटो। स्क्वाड के सदस्य उसके आदेश मानते हैं जबकि राक्षस वहीं खड़े रहते हैं। ली यी ने उसे कहा कि दहनशील तेल दरवाजे पर डाल दे।
और वह समझ गया। वह बाल्टी पलट देता है और सारा तेल जमीन पर फैल जाता है। फिर स्क्वाड के सदस्य अपनी मशालें तेल पर फेंक देते हैं। जैसे ही मशाल तेल से टकराती है, एक राक्षस आग की लपटों में घिर जाता है और वहीं ठिठक जाता है। एक साथी छूता है, नायक के कंधे पर हाथ रखकर धन्यवाद देते हुए। अगर वो ना होता तो सब मुश्किल में पड़ जाते। एक और साथी सहमति में कहता है, अगर कुछ भी होता तो वो अपने दोस्त की मदद करता। तभी ले को कुछ नजर आता है। वहां एक मूर्ति खड़ी है। उसका साथी बताता है कि ये बहुत पहले खान से मिली थी और सुपरवाइजर वांग शायद इसे ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था। ले कहता है, ये थोड़ी पुरानी लगती है। तभी रेडियो में सेक्टर 7 से जवाब देने को कहा जाता है। एक आदमी जवाब देता है कि वे तैयार हैं, जीवों के हमले में हैं और तुरंत बचाव की जरूरत है। रेडियो बस इतना कहता है कि उन्हें ये मैसेज पहले ही मिला था और बचाव 2 घंटे में आएगा। पूरी टीम उनसे जल्दी आने की गुहार लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वे सोचते हैं कि क्या करें, क्योंकि उनके सूट सिर्फ 1.5 घंटे तक ही चलेंगे। भागने की बजाय यहीं रुकना बेहतर है। ली थोड़ी देर सोचता है और अपनी कलाई पर 61% चार्ज देखता है। सोचता है कि सूट में ज्यादा पावर नहीं बची। एक आदमी सभी से कहता है कि 1 मिनट के लिए रुको और उसकी बात सुनो, क्योंकि उनके सूट 1 घंटे से ज्यादा टिकेंगे नहीं और ऐसी हालत में किसी को बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, जैसे बड़े बुजुर्ग या फिर अनाथ बच्चे। फिर वली ये की तरफ इशारा करता है। उसकी कोई नहीं है और वो कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए उसकी हालत खराब है। वली ही से कहता है कि अपना सूट का बैटरी उसे दे दे। जबकि हीरो गुस्सा होता है, बैटमैन उसका सामना करता है और उसे धक्का देता है, पूछते हुए कि अगर उसके पास लड़ने की ताकत ही नहीं तो कैसे विरोध करेगा। वह चुनौती देता है कि दिखाओ कैसे लड़ोगे। तभी हीरो को दर्द महसूस होता है, उसका जख्मी हाथ। वो कहता है कि ली को रेडिएशन के सामने खुद को रखना चाहिए ताकि वो जाग सके। अगर ऐसा हुआ तो वो सबको बचाने वाला हीरो बन जाएगा। ली अपनी मास्क वापस लेने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो जागा तो सबसे पहले उसी से टकराएगा। वे लोग कहते हैं कि ये मौका 1000 में एक होता है और उसकी इतनी किस्मत नहीं है। जैसे ही वे बैटरी निकालते हैं, वे दूसरे लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अगला कौन जागने की कोशिश करेगा। एक आदमी अपने दोस्तों को धकेलता है और कहता है कि अपनी बैटरियां लो, मेरी नहीं। फिर वो आदमी ट्रक की तरफ दौड़ता है और बाकी लोग उसे रुकने को कहते हैं। उस बंदे ने कहा कि अगर सब खतरे में है तो मिलकर उसका सामना करना चाहिए। तभी कार के ऊपर रखा वो मूर्ति अचानक हिलने लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है और उसके साथी चिल्लाते हैं कि उस आदमी को रोको, अगर वो आग की बैरिकेड तोड़ता है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आदमी सच में आग की बैरिकेड तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जीव उन पर टूट पड़ते हैं, जबकि ली जमीन पर पड़ा रहता है। वो सोचता है कि मूर्ति क्या हंसते हुए, जैसे वो उसके साथ मजाक उड़ा रहा हो। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। अचानक एक जीव मूर्ति पर पैर रख देता है। ली उठने की कोशिश करता है और सोचता है क्यों क्यों उसे ये सब सहना पड़ा, और अगर ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे कमजोर समझा जाता था। उसे याद आता है लोग उसे उसके माता पिता खोने के लिए कोसते थे और कहते थे कि बस अपना कर्ज चुका दे। उसे यहाँ तक कि बेघर भी कर दिया गया था। जब उसने उस समूह के मालिक से अपने माता पिता की मौत की जांच करने को कहा तो उसे लगभग निकाल दिया गया। बॉस ने उससे कहा कि कुछ चिट्ठियां देखे। ये सारी चिट्ठियां उसके हाथ में आ गई थी और वह बस सच जानना चाहता था। बॉस के मुताबिक सच ये था कि उसके माता पिता ने नियमों का उल्लंघन किया था और इसी वजह से हादसा हुआ। इसलिए उसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ था। लोन शार्क ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि सच जानने की जिद छोड़ दे, मुआवजे का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले और 10,000 रुपये ले ले, तेरे लिए बेहतर होगा। उसकी कर्ज अब लोन शार्क के नियंत्रण में आ गया था। वो कर्ज 30,000 का था। 3 साल के लिए हर महीने की फीस देनी थी और वे हर महीने कोई भेजकर पैसे लेने आते थे। वो इतना बेबस लग रहा था कि लोन शार्क ने उसे कर्ज चुकाने का एक रास्ता दिखाने का फैसला किया। डायमेंशनल माइनर बनने का ली ने सोचा, चाहे मेरी मौत हो जाए मैं उस राक्षस को आसान नहीं बनने दूंगा। वह सोचने लगा कि वह इतना कमजोर क्यों है, बस अपनी किस्मत को मान रहा है। उसने उस जीव के कंधे को काट लिया। उसने उसे कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया। ली को उसकी बदबू बहुत तकलीफ दे लगी। वह एक तरह की ट्रांस में चला गया। एक आकृति ने पूछा कि क्या वो अपने छुपे हुए हुनर को बाहर निकालेगा या मरने से पहले बेकार हो जाएगा। ली ने कहा कि कम से कम उसने कोशिश तो की, मगर वो बस एक टूटी हुई मूर्ति थी जिसका कोई मतलब नहीं था। मूर्ति ने जवाब दिया कि अब उसे बचा सकने वाला वही एक ही है, उसे बस अपने शरीर को मान के सौंपना था। मुख्य पात्र ने कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे तो मरना बेहतर लगेगा बजाय इसके कि किसी ऐसी चीज के नियंत्रण में रहे। फिर मूर्ति ने पूछा कि क्या वो अपनी शान बचाकर जाएगा और क्या उसे सच में लगता है कि मना करने का हक है उसके पास। इसी पर छाया प्रणाली सक्रिय हो गई। अचानक राक्षस पर अंधकार की छाया छा गई जिससे वह घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन पर पटक दिया गया। ली
जो अब छाया कवच में था, बोला, तो ये छोटा चींटी ही है जिसने मेरी मूर्ति पर पैर रखा। उसने उसे तुरंत कुचल दिया और कहा कि उसे बदला लेना है। एक और राक्षस पीछे से हमला करने की कोशिश करने लगा। ली मुड़ा और बोला, बहुत शोर मचाते हो। उसने और भी अंधकार छोड़ा और आदेश दिया, तुम भी घुटने टेकोगे। दैत्य चिल्लाया, लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे जमीन पर गिरा दिया गया और कुछ ही सेकंड में हार माननी पड़ी। भूत ने कहा कि बदबू वाकई बहुत भयानक थी, लेकिन अब बाकी कचरे का निपटारा करने का वक्त था। आदमी पूछने लगे कि ली क्या करने वाला है, और धमकी देने लगे कि अगर उसने उन पर हाथ डाला तो वे रिपोर्ट कर देंगे। भूत ने अपनी ऊर्जा छोड़ते हुए कहा कि उसे देखना है कि अगर मुख्य पात्र को उसका शरीर वापस मिल गया तो वह क्या करेगा। आदमी भीख मांगने लगे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। कहने लगे कि वे तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे और वह उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी अगर वे न होते तो मुख्य पात्र को पता ही नहीं चलता। आगे बढ़ने के लिए भले ही वो सख्त थे, पर उनका तरीका काम आया। ली ने पूछा, अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उन्हें धन्यवाद देना चाहिए? उन लोगों ने कहा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें जाने दो और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसा कर। लेकिन नायक ने और छायाएं छोड़ी, कहा कि वो बस उन्हें जाने नहीं देगा, वो उनकी मदद करने वाला है। छायाओं ने एक आदमी के चेहरे से चश्मा फाड़ दिया। वो सब तुरंत थूकने लगे और नायक का नाम चिल्लाने लगे। ली उनके तरफ बढ़ा। दूसरे लोग उससे विनती कर रहे थे कि उनकी जान मत ले, कह रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मुख्य पात्र ने बैटरियां फेंक दी और कहा कि अब ये उनकी हैं। फिर वह आत्मा ने कहा कि अपनी बेकार की दया बचा ले, इससे उसे सिर्फ मुसीबत ही होगी। ली ने उसे चुप रहने को कहा, उसे उसकी नोक झोंक नहीं चाहिए थी। आत्मा ने जवाब दिया कि वह देखना चाहता है कि जब वह मौत की कगार पर होगा तो कैसा बर्ताव करेगा। बाहर दर्जनों एलियंस हमला करने के लिए तैयार थे। ली ने कहा कि उसने इतने सारे की उम्मीद नहीं की थी। आत्मा ने उसे कहा कि या तो उसे उसके शरीर पर कंट्रोल दे या खुद ही उनसे निपट ले। ये कूड़ा करकट उसे पहले ही कमजोर कर रहा था। उसकी ताकत के बिना वो कुछ भी नहीं था। नायक ने कहा था कि उसने पहले भी कहा था कि परेशान मत कर, और तभी वो एक राक्षस के पीछे छलांग लगा दिया। उसने वार से बचाव किया, लेकिन राक्षस ने घूमकर फिर से हमला किया। नायक ने उसके पकड़ने की कोशिश से खुद को बचाया, लेकिन उसके पीछे एक और राक्षस आ गया जो हमला करने को तैयार था। नायक मुड़ा और थोड़ी देर के लिए बच निकला। फिर उसने कहा, उसकी प्रतिक्रिया की गति और फुर्ती काफी बढ़ चुकी थी। एक और प्राणी ने हमला किया और आत्मा ने ताना मारा कि छाया प्रणाली को जागृत करने के बाद भी बस इतना ही है उसका दम। ये तो बिल्कुल ही बेकार था। ली ने अपना मुक्का तैयार किया और प्राणी पर वार किया। साथ ही आत्मा से कहा कि चुप रह। उसे हैरानी हो रही थी कि उसकी ताकत इतने ज्यादा कैसे बढ़ गई। उसके शारीरिक हमले उस राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसने सोचा, अगर उसके पास कोई हथियार होता तो क्या होता। तभी उसकी नजर एक छाया छुरी पर पड़ी। उसने सोचा, देखता हूँ ये हाथ में कैसी लगेगी। बस वहीं टिक गया, लड़ने में आ गया एक सादे लन से। ली ने अपने चाकू से एक साफ कट मारा। उसने सोचा, यही मौका है, अब वो आखिरकार इन एलियंस को मार सकता है। उसे लगा कि शायद वो पहले ही किसी एडवांस स्तर पर पहुंच चुका है। एक और जीव ने उसके कंधे पर वार किया, लेकिन नायक ने चाकू घुमाकर जवाब दिया। वो आगे बढ़ता रहा, सोचते हुए कि अब उसके पास आखिरकार लड़ने की ताकत आ गई है। कई जीवों के शवों से घिरा हुआ नायक ने गहरी सांस ली। उसने आखिरकार उन सारे राक्षसों को हरा दिया था और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया है। अब वह ई रैंक का इंसान बन गया है। बाद में अस्पताल में एक नर्स ने देखा कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है और उसकी जानकारियां सामान्य हैं, लेकिन वह जाग नहीं रहा था। डॉक्टर ने समझाया कि वह बस एडाप्ट हो रहा है। नर्स ने पूछा कि उसकी रैंक क्या है। डॉक्टर ने कहा कि वे उसके जागने का इंतजार करेंगे और फिर बात करेंगे। वे अगले कमरे में जाने लगे, लेकिन नर्स कुछ देर और रुकना चाहती थी। सोच रही थी कि वह काफी हैंडसम है। तभी आत्मा प्रकट हुई और हंसते हुए कहा, यह नीच जाति का इंसान अभी भी ई रैंक का था। उसकी जागृत ताकत के साथ उसे एस या रैंक का होना चाहिए था। फिर भी वह सिस्टम को जागृत करने में कामयाब रहा। ली जाग उठा और पूछा कि ये चीज आखिर है क्या, जो लगातार उसके करीब आ रही थी। आत्मा ने कहा कि वह एंट्रोपिक कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग है, जो सभी आयामों का शासक है। उसने उससे कहा कि अपना शरीर दे दे ताकि वह धोखे का बदला ले सके। ली ने सोचा कि उसने ऐसा बकवास कभी सुना ही नहीं था। वह अपनी बॉडी किसी बदसूरत अंधेरे को देने वाला नहीं था। साहस देखकर आत्मा हैरान थी कि ये इंसान कैसे मना कर सकता है, और बात करने की जरूरत नहीं थी। इसका मकसद ही इस शरीर की असली कीमत थी। मुख्य किरदार ने उससे कहा, ठहरो एक सेकंड। उसे लगा कि शायद ये उसकी अच्छी शक्ल के पीछे पड़ा है और ये कोई कब्जा करने की बात हो सकती है। उसने सोचा कि शायद अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए ताकि ये आत्मा हार मान जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या करना चाहिए। आत्मा ने कहा कि इतनी बेकार बातें छोड़,
ये सोचकर कि उसे किसी एक क्लास इंसान को कब्जा करना पड़ रहा है अगर हालात अच्छे होते तो। उसके बजाय एक बूढ़े कुत्ते को चुनता, उसने एक पोर्टल बनाया और बताया कि उसके पास 3 दिन है, अगर वह तब तक डी क्लास तक नहीं पहुंचा तो वह पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। लाई उठा और पूछा कि वह कहाँ है, क्योंकि यह जगह अस्पताल जैसी नहीं लग रही थी। उस आत्मा ने जवाब दिया कि वे उसके कबीले के टेस्टिंग डायमेंशन में है, जिसे कीड़ा घोंसला कहते हैं। किंग टिन जाति का हर सदस्य तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक वह अपनी उम्र पूरी न कर ले। ली ने समझा कि जब से वह उस पर काबिज हुआ था तब से वह उसे परख रहा था। वह एक कैरोपेस ढाल के सामने आ खड़ा हुआ। ब्रिंग वह सोचने लगा कि उसने इस प्रजाति को कैसे पहचान लिया, और आत्मा ने बताया कि यह डार्क सिस्टम्स के डेटाबेस से है। ली ने अपनी छुरी कसकर पकड़ ली। सोचते सोचते ब्रिंग ने हमला कर दिया। बहुत तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ हिलते हुए मुख्य पात्र ने अपनी छुरी से उसकी हरकतों को पकड़ने की कोशिश की। वह जीव आगे बढ़कर काटने लगा और ली ने उसके ठीक पीछे एक कमजोर जगह देखी। उसने उसके कवच पर वार किया और राक्षस के पीछे पहुंच गया। ब्रिंग ने अपनी टांगों से छुरी पर वार किया। ली ने अपनी हथियार को सहारा बना लिया ताकि पीछे धकेले जाने से बच सके। मुख्य पात्र ने उस भयानक बदबू को महसूस किया जब आत्मा ने कहा कि उसके सारे प्रयास बेकार हैं। जबरदस्ती ही उसकी एकमात्र चाल थी। ली चिल्लाते हुए दौड़ा कि वह कैसे लड़ता है, उससे उसे कोई मतलब नहीं। आत्मा ने जवाब दिया कि अगर वो हार गया तो मदद मांगने मत आना। ली लगातार हमला करता रहा। सोच रहा था कि कहीं उस बदनसीब कीड़े का कोई कमजोर हिस्सा तो नहीं। वो जीव अपनी कवच से लगातार वार करता रहा। फिर उसने अपनी चोंच तरीके से घुमाया और मुख्य पात्र ने इसके ऊपर से कूदने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार से टकरा गया। आत्मा ने उसे ही क्लास कमजोर कहा। तभी मुख्य किरदार ने अपनी बांह पर हरी तरल देखी। वह किसी राक्षस के पैर से आई थी। उसने सोचा कि क्या ये खून है। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने राक्षस की कमजोरी ढूंढ ली है। वह जीव फिर से टूट पड़ा। ली यी ने अपनी छुरी से उसे रोका। असली कमजोरी का पता लगाने के लिए अचानक शासक ने छायाओं की आंख देखी। ली यी ने अपनी छुरी से और कई वार किए, कीड़े के पैर काट दिए। आत्मा ने पूछा कि चोट पहुंचाने का क्या फायदा है, सिर्फ एक पैर। इतनी मेहनत के बाद ली ने जवाब दिया कि उसके सामने वाले पैर के बिना उसके कमजोर जगह पर मारना आसान था। और शासक ने इसके बारे में पूछा। ली ने छुरी कसकर पकड़ ली, सोचते हुए कि उसे एक ज्यादा असरदार हथियार चाहिए। और उसने अपनी भाला बस अपनी परछाइयों को ढालकर बनाया। फिर उसने उस कवचधारी कीड़े के पेट को निशाना बनाया। उसने समझाया कि कीड़ा कमजोर इसलिए था क्योंकि उसकी कमजोर जगह उसका पेट था। और इस जानकारी के साथ उसने उस राक्षस को बेअसर कर दिया। ली हाँफते हुए बोला कि वो जीत गया, और शासक टिप्पणी करते हुए कि उसने एक मामूली ई रैंक के राक्षस को हराकर ही इतना थकान महसूस कर ली। हीरो जमीन पर पड़ा क्रिस्टल उठाता है और पूछता है कि उसे इतनी जबरदस्त ताकत क्यों महसूस हो रही है। तो उसकी आत्मा जवाब देती है कि ये एक एनर्जी स्टोन है जो उसके स्तर को बढ़ाता है। अचानक ले महसूस करता है कि कुछ आ रहा है, लेकिन वह कुछ देख नहीं पाता। शासक सुझाव देता है कि वह अपनी छाया आंखें इस्तेमाल करे, और हीरो पूछता है कि ये किस तरह की स्किल है। वह कहता है कि उसे बस अपनी आंखों में छाया ऊर्जा इकट्ठा करनी है और उसे सक्रिय करना है जितनी जल्दी हो सके। वो स्किल सीखना चाहता है। लेई लेवल 1 पर स्किल इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही उसे दिखाई देता है कि एक कीड़ा उसकी तरफ कई कांटे फेंक रहा है। मुख्य पात्र उनसे बचता है क्योंकि जैसे ही कांटे दीवार में घुसते हैं वहां फफूंदी उगाती है। वह कहता है कि हमला बहुत तेज था और सोचता है कि ये जीव उस पर क्यों हमला कर रहे हैं। वह फिर से बचने की तैयारी करता है और करतब दिखाना शुरू कर देता है। ली कहता है कि शैडो आई की क्षमता ठीक से काम नहीं कर रही है और जानना चाहता है कि जब रूलर है तो उसे साफ क्यों नहीं दिख रहा। वो जवाब देता है कि अभी भी काफी कमजोर है। ऐसे में मुख्य पात्र फैसला करता है कि अब वो ज्यादा ताकत लगाएगा। आत्मा सोचती है कि ये मजेदार हो रहा है, एक ही रैंक वाला शैडो एनर्जी को इतनी कुशलता से कंट्रोल कर पा रहा है। मुख्य पात्र कहता है कि ये डिगर है और ये दूर से जहरीले हमले करता है। फिर वो विरोधियों की संख्या को लेकर शिकायत करने लगता है। आत्मा कहती है कि जब तुम इन जीवों में से एक देखते हो तो समझो कि अंधेरे में और भी बहुत सारे हैं ये जीव। नायक की तरफ बढ़ते हुए आत्मा कहती है कि उसे जगह पकड़ने और चारों तरफ से आने वाले हमलों से बचने में कोई कमी नहीं है। ली अपने खंजर को 2 हिस्सों में बांट देता है और सबको पीछे हटने को कहता है। साथ ही बड़ी मात्रा में छाया ऊर्जा छोड़ता है। तो उसकी आत्मा बताती है कि उसने पहले ही छाया आंख का दूसरा चरण जागृत कर लिया है। एक मामूली ई रैंक के लिए ये एक बड़ी बात है। उसकी पुतली गहरी हो गई है और हर दुश्मन की हरकत उसके लिए निर्णायक प्रहार का मौका बन जाती है। ली सोचता है कि ये सब कीड़े मकोड़ों की हरकतें हैं। धीमे लग रहे थे, जैसे आधे रफ्तार से चल रहे हों। शायद बैंगनी रंग ही उस दानव की कमजोरी हो। और आत्मा कहती है कि अच्छा हुआ छाया आंख ने दूसरी स्टेज तक पहुंच लिया जब उनकी कमजोर जगह पता चल जाए।
तो हमले उनकी रक्षा तोड़ सकते हैं। फिर ले कहता है कि उनके नीचे सबकी कमजोर जगह होती है। फिर वह छाया कांटे से जमीन को छूता है। एक बदलाव वाले हमले में, जिसे ग्रेट बोरियल कहते हैं, जो छायाओं से क्षेत्रीय नुकसान करता है, उसके क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और नायक सोचता है कि हर मारा गया दानव सिर्फ यही देता है। डी रैंक तक पहुंचने में 0.7% प्रगति हुई है जब से उसने उनके कमजोर हिस्से खोज लिए हैं। वो जल्दी से काम निपटा देता है, हर जीव पर दौड़ता है और तेज वार करता है। सोचता है कि उसका लेवल 2 शैडो आई उसकी हमला ताकत बढ़ा चुका है। वो एक राक्षस से बचता है और पूछता है कि वो क्या था। तो उसकी आत्मा कहती है, अफसोस है कि उसका दिमाग उसकी प्रतिक्रिया के साथ नहीं चल पाता। नायक सोचता है कि उसने उसे साफ देखा था, वो सेबर लार्वा था। उसकी आत्मा बताती है कि उसने खंजर को एक फावड़े में बदल दिया और नायक फौरन ही दानव को फंसाता है। वह उस जीव को हरा देता है और सिस्टम दानव के कमजोर हिस्से को रजिस्टर कर लेता है। खुदाई करने वाले जवान पर और जहरीली गोलियां चलाते हैं। लेई कहता है कि लगता है उन्हें यह मजा आ रहा है और देखेंगे कि बिना अपनी शक्ति के हमला कर सकते हैं या नहीं। फिर वह अपने दोहरे खंजर लेकर आगे बढ़ता है। एक और दानव को हराने के बाद उसकी प्रगति 12% तक पहुंच जाती है और फिर वह अपनी चाबुक से सारे दानवों को जमीन पर गिरा देता है। आत्मा टिप्पणी करती है कि उसकी काबिलियत दिखने लगी है, भले ही उसकी मुद्रा थोड़ी अजीब है। अजीब सा लगा। शैडो आई से मिले एक फायदा ये था कि उसकी इंद्रियां, रिफ्लेक्स, ताकत और छाया पर कंट्रोल बेहतर हो गए थे, लेकिन साथ ही ये उसकी मानसिक शक्ति को भी बहुत ज्यादा खपत करता था और यही कीमत चुकानी पड़ती थी। और ई रैंक तो फिर भी ई रैंक ही था और ऐसा लग रहा था कि यही उसके लिमिट थे, क्योंकि उसकी नज़र धुंधली होने लगी थी। उसे लगा कि अब उसके पास आखिरकार न्याय पाने की ताकत आ गई है। तभी एक कीड़ा उसे मारता है। लाई यी ने लड़ने की तैयारी कर ली, भले ही 15 मिनट का वक्त बचाओ, क्योंकि वो हार नहीं मान सकता था। यहाँ एएनजी ग्रुप सच छुपाने की कोशिश करने के लिए कीमत चुकाएगा कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था, और उससे कर्ज भी जबरदस्ती वसूलने की कोशिश करेगा। ली लगातार दानवों को खत्म करता जा रहा है। अब तक 94% प्रगति पूरी कर चुका है। सोच रहा है कि अब उसके पास सब कुछ बदलने की ताकत है और वह हार नहीं मान सकता। वह उन सभी घमंडी लोगों को न्याय के कटघरे में लाएगा। हराए हुए दानवों के बीच खड़ा होकर वह सोचता है कि वह अपने माता पिता की याद में सबको सम्मान दिखाएगा और इस तरह 95.4% प्रगति तक पहुंचेगा। आत्मा कहती है कि यह इंसान, हैरानी की बात यह है कि वह शैडो सिस्टम के साथ बिल्कुल फिट बैठता है और वह इस ऊर्जा को बढ़ावा भी देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वादा किया गया समय खत्म होने वाला है और उसे जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि और भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और ली की प्रगति 97% तक पहुंच चुकी है। उसकी आत्मा कहती है कि उसका प्लान है सारी शैडो एनर्जी एक साथ छोड़ने का, और मुख्य किरदार कहता है कि वह जल्द ही आगे बढ़ने वाला है और अगर वह मजबूत हो गया तो वह अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। फिर वह अपनी सारी शक्ति छोड़ देता है। जैसे ही टाइमर शून्य पर पहुंचता है, ली तेजी से आगे बढ़ता है। तलवार नायक जैसे ही अपना हमला खत्म करता है, वो तुरंत डैंग तक पहुंच जाता है। वो जोर से सांस ले रहा होता है और शासक कहता है कि वह मुश्किल से बच पाया, लेकिन अब उसे लो लेवल डी रैंक कहा जा सकता है। नायक मुड़ता है, उसे जमीन पर एक हथियार नजर आता है। तभी शासक कहता है कि कीड़े उसके लिए एक शुरुआती मैदान थे और ये मानव रैंकिंग का चुरा संगीत रैंक है। ली कहता है कि ये तो एक शानदार शब्द है और पूछता है क्या ये दानव हैं। उसका शासक जवाब देता है कि उसकी छाया शक्ति की तुलना में ये हथियार कुछ भी नहीं है और भी ज्यादा छुरियों को सहने लगता है। वो पूछता है कि क्या मुख्य पात्र उस हथियार का कोई और तरीका इस्तेमाल करेगा, और ली कहता है कि वो उसे बेचने वाला है, लेकिन सिर्फ डी लेवल एडवांस ही उपकरण बेच सकते हैं। तो वे रजिस्ट्रेशन हॉल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन हॉल में वह हैरान होता है जब उसे ई रैंक में दर्ज किया जाता है और पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सचिव कहता है कि भले ही उसकी शारीरिक क्षमताएं अच्छी हैं, लेकिन उसमें कोई डिटेक्टेबल ऊर्जा नहीं मिली। रिकॉर्ड्स में दिखता है कि वह एक रजिस्टर्ड नाबालिग है और ई लेवल एडवांस को 15% मिलता है। पगार बढ़ोतरी। ली चारों तरफ घूम घूम के कहता रहता है कि शैडो सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है, और शासक बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान छाया को पहचान ही नहीं पाते। मुख्य किरदार कहता है कि ये बात अच्छी भी हो सकती है, लेकिन इससे उपकरणों की बिक्री थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ब्लैक मार्केट में तरह तरह के सौदे होते रहते हैं। और शासक कहता है कि ये शैडो सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है। कुछ लोग एक ऐसा क्लोक देकर बात कर रहे हैं जो हवा और यहाँ तक कि गंध भी सोख लेता है। शासक कहता है कि इंसान वाकई अजीब होते हैं, और फिर कुछ जवाहरात और एक टुकड़ा देता है धातु को दिव्य हथियार कहने के लिए, और वो उन्हें जोड़ता है। एक आदमी पूछता है कि यहाँ नाबालिग क्यों है, और कहता है कि अगर उसकी कोई खास कीमत नहीं है तो वह उसे खरीद नहीं सकता। लाई पूछता है कि क्या ग्राहक को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, तो आदमी कहता है कि वह संसाधनों से खाली लगता है, इसलिए कोशिश नहीं करेगा। मुख्य पात्र कहता है कि उसे उसके सामान में दिलचस्पी नहीं है
और उसने अपना खुद का सामान लाया है ये देखने के लिए कि तलवार की कीमत क्या है। एक लड़की कहती है कि हुआ डी रैंक एडवांस्ड है। वह जानना चाहती थी कि उसने उसे यहाँ जैसे जगह पर क्यों लाया। चमच ने पूछा कि मास्टर जू के पास आज कुछ अच्छा बेचने को है क्या, और उन्हें कहा कि उसके पास एक बढ़िया तलवार है जिसे वो बेचकर स्यू किंग के लिए कार खरीदने वाला है। वो चमच हैरान होकर बोला कि ये तो एक ऐसा विंड स्वॉर्ड है जो खुद से ही अटैक पावर बढ़ाता है, लेकिन हीरो स्यू किंग को पहचान लेता है। स्यू किंग ने उसे इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह बड़ा मुआवजा नहीं दिलवा पाया था और कहा था कि उसे उसके करीब आने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। पॉल पूछता है क्या वो उसे जानती है, और स्यू किंग बेवकूफ बनने का नाटक करते हुए कहती है कि वो तो एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी है और वह बस एक फैन। फिर उसका बॉयफ्रेंड आता है और कहता है कि आम लोग चलते रहे, उसकी मौजूदगी से ये जगह खास नहीं हो जाती। वो कहता है कि ये नीच आदमी जल्दी से यहाँ से चला जाए। हवा की तलवार के साथ आगे बढ़ते हुए वो मुख्य पात्र की तलवार पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमजोर तलवार तुरंत टूट जाती है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुख्य पात्र कहता है कि लगता है उसकी तलवार वाकई में खराब क्वालिटी की थी। सॉक किंग पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, और वो कहता है कि उसकी तलवार लोहे को भी काट सकती है, काफी कीमती भी। जो आगे बढ़ता है अपनी ताकतें छोड़ते हुए पूछता है क्या लड़का असली लड़ाई चाहता है, लेगी बचता है। सोचता है कि वो बहुत धीमा है। वो जागा हुआ कहता है कि उसके कुछ दिलचस्प हुनर हैं। फिर वो जमीन पर पैर रखता है और ऊर्जा छोड़ता है। वो कई किक्स मारता है जिन्हें नायक आराम से टाल देता है। वो सोचता है कि ये हमले उस कीड़े के घोंसले में हुए टेस्ट से भी धीमे थे। ज्वेल वो सोचता है कि शायद ये सिर्फ एक मामूली लड़का था जो रैंक में भी नहीं था। फिर वो एक बार फिर हमला करता है सोचते हुए वो उसे क्यों नहीं हरा पा रहा, भले ही वो डी रैंक हो लिए ही। अपने छायाओं को उस आदमी की कलाई पर लगाता है। आदमी आगे बढ़ता है और कहता है कि छोटे को अपने खान पर वापस जाना चाहिए। लिए पूछता है कि कुछ जीव अपने घर क्यों नहीं लौटते। फिर वह उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। तभी किंग अपनी साथी के पास चलता है। मुख्य पात्र नोट करता है कि मिस्टर जू कुछ तरह का नौकर लगता है। जागृत हुआ शख्स लई की तरफ दौड़ता है और पूछता है क्या वो मुसीबत ढूंढ रहा है। तभी वांग नाम का कोई आता है और कहता है सबको रुकने के लिए कहा जाए। भले ही मिस्टर जो पुराने ग्राहक हो, उसकी दुकान में लड़ाई करना मना है। सुकिंग चिल्लाता है कि नाबालिग ने यंग मास्टर श्याओ का कीमती सामान तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वांग सोचता है कि क्या वह सच में नाबालिग है। वह पास जाकर पूछता है कि क्या जाओ का हथियार सच में उसके हाथ की तलवार से टूटा है। ली कहता है कि उसने पहले हमला किया था, तो अगर उसकी तलवार टूटती है तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं। जो सवाल करता है कि क्या ऐसा सच में है। वांग कहता है कि तलवार सामान्य नहीं लगती, और हुआओ कहता है कि पैसे उसके पास जाएंगे और सामान भी। बॉस के पास गया। फिर बॉस मुख्य पात्र के पास आया और कहा कि वो मध्यस्थ बनकर मदद करेगा। उसने पहले उसके हाथ में तलवार देखने की इच्छा जताई। अचानक दबाव महसूस करते हुए उसने नोट किया कि तलवार बहुत भारी है। फिर भी मुख्य पात्र ने उसे आसानी से उठा लिया। उसने तय किया कि उसकी क्षमताओं की जांच करना बेहतर होगा। उसने पूछा कि एक नाबालिग के पास ऐसी तलवार कैसे आई। ली ने पूछा कि काला बाजार कब से आइडेंटिटी और सामान के स्रोत पूछने लगा है। वांग ने कहा कि वो तो बस जिज्ञासु था, लेकिन अगर वह बात नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। ठीक है, मुख्य पात्र जवाब देता है कि उसके पास कुछ खास करने को नहीं था और उसे तलवार खनन करते हुए मिली थी। वांग मन ही मन सोचता है कि सच में ये तो बस एक मामूली मजदूर ही है। फिर वह कहता है कि तलवार वाकई मजबूत है, लेकिन इसमें कोई खास गुण नहीं है और इसकी कीमत सिर्फ कुछ 100 ही है। अगर झू की तलवार टूटती नहीं तो इसकी कीमत 20 लाख होती। वह उसकी तलवार खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन बदले में उसे युवा स्वामी श्याओ को 20 लाख का मुआवजा देना होगा। उसे अपनी किस्मत अच्छा माननी चाहिए और पूछता है कि जू क्या सोचता है। युवा स्वामी जवाब देता है कि ठीक है, वे आगे बढ़ सकते हैं। सुइंग पूछती है कि एक नाबालिग ये खर्चे कैसे उठाएगा। हुआ उसे कहता है कि चिंता मत करो, वो किसी न किसी तरह ये रकम जुटा लेगा। लीजी जवाब देता है कि उन्हें ये बात अच्छे से सोचना चाहिए क्योंकि ये बड़ी समस्या है और सिर्फ उसकी ही नहीं है। फिर वो एक जबरदस्त ऊर्जा छोड़ता है। गार्ड्स मुख्य पात्र की तरफ बढ़ते हैं। वांग सलाह देता है कि ये लड़ाई बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं और उन्हें टी रूम जाकर वहीं इंतजार करना चाहिए जब तक कोई गार्ड दीवार से टकराए। एक पल बाद बॉस चिल्लाया कि ये भी सतर्क रहे, अगर वो सामान तोड़ेगा तो उसे पेमेंट नहीं कर पाएगा। लियाई ने अपने ऊपर आ रहे दो और गुंडों को बेसर कर दिया। होने अपने पास खड़े शख्स को देखा और जवाब में वार किया, कहते हुए कि ये नाबालिग तो काफी तगड़ा लगता है। मुख्य किरदार उसकी ओर मुड़ा और बोला अब तेरी बारी है। सू किंग ने पूछा कि कोई नाबालिग लड़ाई में इतना माहिर कैसे हो गया, और हो ने कहा कि वो मानता है ये बुरा नहीं है, लेकिन एक भी रैंक जागृत के सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मुख्य किरदार लाई आसानी से बच निकलता है और अपना हाथ छाया में बदलकर उसे एक ही बार में मार देता है। वह गुस्से में कहता है कि उसके पिता ने भी कभी ऐसा नहीं किया और अब वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बिजली का एक झटका फेंकता है। मुख्य किरदार आसानी से उसे रोक लेता है
एक बैंगनी दीवार बना देता है। एज पूछता है कि अभी क्या हुआ? जैसे कि एक अदृश्य दीवार थी। मुख्य किरदार कहता है कि क्योंकि उसने कभी अपनी गलती नहीं सीखी, तो अब वो उसे खुद सिखाएगा। सूप किंग सवाल करता है कि वो हार मानने की हिम्मत कैसे करता है। छोटा हेली छायाओं से बनी मकड़ी जाल की ताकत इस्तेमाल करता है और लड़की पूछती है क्या हो रहा है। हु कहता है वो छोटा नहीं है, बल्कि सी या बी रैंक का एसेंडेंट होना चाहिए। मुख्य किरदार जवाब देता है कि वो गिल्ड से प्रमाणित ई रैंक का छोटा है। फिर वो बड़बड़ाता है कि ये नामुमकिन है। फिर वो मुख्य किरदार से कहता है रुक जाओ, क्योंकि वो ब्लैक पैंथर गैंग के साथ है और उससे सामना करना मतलब भाई पैंथर के खिलाफ जाना है। मुख्य किरदार दोहराता है कि वे कर्ज वसूलने वाले हैं। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। फिर वो शुरू करता है ब्लैक पैंथर्स और ब्रदर पैंथर की बात करते हुए हु को जोर से मारता है। आखिर में वो उस नौजवान को दीवार से टकरा देता है। हु हार जाता है और मुख्य किरदार कहता है कि उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो दूसरों का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। पीछे से वांग भागता हुआ आता है और मुख्य किरदार से कहता है कि तुरंत गायब हो जाए। लेई बस मुड़कर अपनी ऊर्जा छोड़ता है, जिससे वांग हवा में उड़ जाता है। हु चिल्लाता है कि ये सब गलतफहमी थी और उसके पास यहीं पास में 100,000 हैं, तो वे बस दोस्त बन जाएं और जो हुआ उसे भूल जाएं। आज नायक कहता है कि उसकी गलती उसे भारी पड़ेगी। हो उससे रुकने की विनती करता है और मुआवजे के लिए 1 मिलियन देने को कहता है। ली उसे उठाते हुए कहते हैं कि उन्हें ब्याज लगाना पसंद है, इसलिए वह अपने खुद के शुल्क लगाएंगे, क्योंकि 5 जुर्माने इससे कहीं ज्यादा पड़ेंगे। वो अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये 5 मिलियन है और बस यही उसके पास है। ली इसे इंजी ग्रुप का वीआईपी कार्ड पहचान लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये आदमी उन कर्ज वसूलने वालों में से एक है जो लोगों को जबरदस्ती माइनिंग करवाते हैं। ऐसे में वह उसे उसके अपने नतीजों का सामना करने देगा। नायक उसे जाने दिया। जवाब में कहा कि ब्लैक पैंथर्स ने कुछ साल पहले उससे कुछ करोड़ लेकर गए थे। अब उसे बस पैसे सही मालिक को वापस मिले समझ लेना चाहिए। सुक किंग पूछती है कि वो लड़का ठीक तो है और जानना चाहती है कि अचानक इतनी ताकत उसे कहाँ से मिली। होने उसे सख्ती से डांटा, कहा कि अगर तुमने नहीं कहा होता कि वो नाबालिग है, तो वो अपना बचाव नहीं खोता और चौंकता नहीं। इसी बीच वो सोचता है कि उसका पैसा इतनी आसानी से नहीं लिया जाएगा। वो कहता है कि इंतजार करो, सब कुछ देखेंगे। किसी और जगह एक आदमी को कॉल करता है। हाय अपने भाई पैंथर से मदद मांगता है। कहता है कि किसी ने वो तलवार चोरी कर ली जो वो गिफ्ट में देने वाला था और अब गैंग को धमका रहा है। पैंथर उस आदमी से उसकी जानकारी मांगता है। एक साथी कहता है कि उन्होंने टारगेट्स पकड़ लिए हैं और दूसरे लोगों के बारे में पूछता है। तो पैंथर पूछता है कि क्या और कोई वहां है। आदमी कुछ धागे बनाता है और कहता है बिल्कुल नहीं। वो आसानी से अपने धागों से टारगेट्स को बेअसर कर देता है, जबकि पैंथर बताता है कि हु एक मजबूत बंदे से निपट रहा था। लेकिन सच कहूं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एडवेंचर्स गिल्ड में एक आदमी पूछता है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। ली कहता है कि वो ई रैंक का एडवेंचर है और देखना चाहता है कि कोई मिशन मिल सकता है या नहीं। दूसरे एडवेंचर्स कहते हैं कि ये नया आया आदमी गलत जगह आ गया है और सबसे नीचे का लेवल मिशन डी रैंक का होता है। एक ही रैंक का इतना जोर से बोलना दूसरों के लिए बोझ माना जाता है। सचिव उसे कहती है कि बस चला जाए, क्योंकि रैंक लोग वहीं खड़े रहते हैं जहां कोई टीम उन्हें भर्ती कर सके। ली सोचता है कि जो 50 लाख उसने लिए थे वो तुरंत ही छीन लिए गए। कलेक्टर्स की बात हो रही थी और उसकी पहली प्राथमिकता अब कोई मिशन पाना था। अचानक कोई आता है और सब पर एक जबरदस्त दबाव महसूस होता है। लोग कहते हैं कि ये कम से कम भी रैंक की कोई है और वे उसके करीब भी कदम नहीं बढ़ा सकते। वो औरत इलाके में चलते रहती है। मुख्य पात्र पर इसका कोई असर नहीं होता, जबकि लोग सोचते हैं कि बी रैंक यहाँ क्यों आई। नोटिस करता है कि वो जबरदस्त ऊर्जा छोड़ती है, लेकिन दिखने में नाजुक लड़की लगती है। उसे कोई दुश्मनी जैसी भावना महसूस नहीं होती, जो कि अजीब लगता है। एक आम आदमी कहता है कि दी ग्रेट एबिस 20 के लिए एक एडवेंचरर को माइनर के तौर पर काम करना है और पूछा जा रहा है कि कोई इंटरेस्टेड है क्या। लोग कमेंट करते हैं कि वो लड़का तो ई ग्रेड का है, लेकिन खुद तो उनके घुटने कांप रहे हैं और वो उस ऑरा के नीचे भी नहीं हिले। ली की सोचता है कि उसे नोटिस कर लिया गया है। बी ग्रेड वाली सोचती है कि ये लड़का माइनर है और उसकी प्रेशर में बिल्कुल ठीक है। इसी बीच गिल्ड की सेक्रेटरी कहती है कि उसके पास दिखाने के लिए बहुत सारे डी ग्रेड है। लेडी किन्सी मना कर देती है और कहती है कि उसे तो प्रोटैगोनिस्ट चाहिए। सेक्रेटरी कहती है कि वो देर से आया और रजिस्टर नहीं हुआ है, तो यह नियमों के खिलाफ है। लेकिन किन्सी जवाब देती है कि वह ही नियम है और अपनी डरावनी मौजूदगी दिखाती है। वह बड़ा आदमी महिला के लिए दरवाजा खोलता है और सचिव सोचता है कि शायद यह पहली बार है जब मिस किन्सन यी ने खुद किसी को भर्ती किया है। तहखाने के अंदर एडवेंचर्स एक जीव से लड़ रहे हैं। एक बार्ड अपनी बांसुरी बजा रहा है और मुख्य पात्र सोचता है कि यह एक सपोर्ट टीम है, एक फ्रंट लाइन और डीपीएस। ये मिनोटोर इस ग्रुप के सामने टिक नहीं पाएंगे। इनका तालमेल बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी होना चाहिए, ग्रुप भी रैंक का होना चाहिए और सब लोग अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। ली अपनी शैडो आई एक्टिवेट करता है। उसे लग रहा है कि नीचे जो मिनोटॉर्स हैं
वे साफ तौर पर डी रैंक से ऊपर हैं, लेकिन बाकी किसी को ऐसा महसूस नहीं हो रहा। शासक जवाब देता है कि उसकी आय लेवल 2 तक पहुंच चुकी है, इसलिए उसकी परसेप्शन उनसे कहीं बेहतर है। इस बीच ली सोचता है कि किन यी को यह बात पता चल गई होगी, शायद उसे पता भी है, लेकिन किसी वजह से चुप्पी साधे हुए बट उस जवान लड़की से कहता है कि उनके इंटेल के मुताबिक जो क्रिस्टलाइन लाइट की नाड़ी वो ढूंढ रही है भीतर है। किन्सी नाबालिग से उसके साथ चलने को कहती है। मुख्य किरदार सोचता है कि उसे पता है ये खतरा भरा है, फिर भी वह उसे साथ लेकर जाना चाहता है। ये खतरनाक माहौल लगातार गहरा होता जा रहा है। शायद इस महिला को अपने अधीनस्थों के खतरे की परवाह नहीं है, या शायद वह इतनी मजबूत है कि सबको बचा सके। जैसे ही वे अगला कदम बढ़ाते हैं, एक छेद खुल जाता है और वे गिरने लगते हैं। मुख्य किरदार और मिस किन्सी किस्मत से अपने पैर जमीन पर लगा पाते हैं। ली देखता है कि सामने एक डी रैंक मिनोटॉर प्राणी आ रहा है। वह लेवल के एसेंडेंट को लग रहा था कि वो कोई कदम उठाने वाला है। तभी किन ये अपनी तलवार निकालती है। वो दानव की तरफ देखते हुए कुछ ऊर्जा छोड़ती है, लेकिन जल्दी ही पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से टपक जाती है। फिर वो कहती है कि माइनर जाएगा, क्योंकि वो उसका कवर करेगी। हीरो जवाब देता है कि वो तो बस एक माइनर है। वो शर्मा जाती है और जमीन पर गिरती है, कहती है कि उसे परवाह नहीं है और वो बस निकलना चाहती है। इस बीच हीरो सोचता है कि वो तो बस माइनर की फीस ही कमा रहा है, जो कि इसके लायक नहीं है। किन सिनी चिल्लाती है कि वो उसे देगी। मिलियन की रकम थी तो उसे जाकर उसे यहाँ से बचाना ही पड़ेगा। नायक जवाब देता है कि इतनी रकम के लिए वह मजबूरन मान जाता है। अपनी छुरी निकालता है और कहता है चलो, अब चलने का वक्त है। मिनोटॉर नायक की तरफ टूट पड़ते हैं। वह उनके वारों से बचाने की कोशिश करता है। जब दानव उस पर झपटते हैं, वे सभी लड़की की ओर बढ़ रहे थे और लेई उस एक मिलियन के बारे में सोचता है। वह अपनी लालिमा भरी ऊर्जा से एक बाधा बनाकर उन्हें सबको रोक देती है। लियाई नोटिस करता है कि आखिरकार उसने कदम उठाया है और ऐसा लगता है कि वह पहले ज्यादा सोच रहा था। एक मिनोटॉर लड़की पर कूद पड़ा हमला करने। हीरो ने एक पोर्टल से लंबा तलवार निकाली और एक ऐसा वार किया जिससे मिनोटॉर पीछे हट गया। उसने मिस किन्गी को बुलाया, लेकिन वो भाग गई, कहते हुए कि वो राक्षसों का सामना उसके लिए छोड़ देगी। हीरो राक्षसों से लड़ना जारी रखता है, कहता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। किन्ही जितना दूर हो सके दौड़ी और बोली कि यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। तभी उसके पीछे एक राक्षस आ गया। वो मुड़ी और पूछी कि वो उससे क्यों नहीं डरा। मिनोटॉर अपना हथियार तैयार करता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लाई सोचती है कि ये अजीब है, उसके पास साफ तौर पर लड़ने की ताकत है, लेकिन वो बस डर गई है। लड़की अपनी बाह पर एक चांदी का कंगन दिखाती है, जिस पर एक लाल रत्न जड़ा होता है। वो फिर से एक बाधा बनाती है और मिनोटॉर को दूर फेंक देती है। तुरंत बाद उसका आर्टिफैक्ट टूट जाता है। मुख्य पात्र समझता है कि वो एक सुरक्षात्मक आइटम था और उसकी पहले की हमला असली ताकत नहीं थी, सोचते हुए कि क्या वो लड़ाई में कमजोर उभरने वाली है। लड़की एक आवाज के साथ पुष्टि करता है, लेकिन वह कहती है कि बाहर निकलने के बाद इसे छुपा के रखना बेहतर होगा। मुख्य पात्र जवाब देता है कि इसके लिए अतिरिक्त चार्ज लगेगा। वह सारे राक्षसों का सामना करता है और सोचता है कि वे सब केवल उस लड़की पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। मुख्य पात्र अपनी छाया आंख एक्टिवेट करता है। वह सोचता है कि ये अभी किसी की मौजूदगी को चिन्हित करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे पहले महसूस नहीं किया, क्योंकि मिनोटॉर अजीब तरह के उतार चढ़ाव से प्रभावित हो रहे थे। मिनोटॉर फिर से हमला करता है और किन्सेनी माइनर को बुलाता है। लई जल्दी से एक चाल चलता है और कहता है ये तो कभी खत्म न होने वाली दिक्कत है। उसे लगता है कि और मिनोटॉर आ रहे हैं। वो अपनी स्किल्स यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे लड़की को चोट लगने का डर है। तो अगर वो जल्दी बाहर नहीं निकला तो खुद ही थक जाएगा। अगर इन दुश्मनों का निशाना किन्ही है तो वो इसका फायदा उठाएगा और लड़की को दे देगा, ताकि अपने पैरों की जंजीरों को खोल सके। वो लड़की को चेतावनी देता है कि अपनी सुरक्षा के औजार चालू कर ले, क्योंकि वो लड़ाई में अच्छी नहीं है और उसे ध्यान रखना होगा कि कहीं अचानक हमला न हो जाए। किन ये पूछती है कि इतनी जोर से ये बात कहने को किसने कहा। कोई लड़की के पीछे से आता है। उसे लगता है कि एक मामूली खनिक ने उसके प्लान को लगभग बर्बाद कर दिया, लेकिन बिना किसी सुरक्षा उपकरण के असैनिक टाइप का कोई ऊपर चढ़ना तो आसानी से हराया जा सकता है। फिर वह लड़की से कहता है कि इसकी जिम्मेदारी अपने पिता पर डालो। वह हमला करता है, लेकिन उसकी चाल को मुख्य पात्र रोक लेता है। बर्ड ये देखकर हैरान हो जाता है। ली कहता है कि उसने आवाज का इस्तेमाल करके मिनोटॉर को नियंत्रित किया और उस पर हमला किया, जबकि लड़की चिल्लाती है कि ये लुडेन है। वह आदमी कहता है कि एक मामूली के हाथों फंसना उसकी बड़ी लापरवाही थी, लेकिन वह उसने अभी तक जीत माननी नहीं चाहिए। जैसे ही वह ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है, मिनोटॉर फिर से उठने लगते हैं। वह अपने अंदर जमा की हुई ऊर्जा से मिनर ऑरा बनाता है और कहता है कि वो दिखाएगा कि कंट्रोल टाइप असेंडेड कितना ताकतवर होता है। लाई चिल्लाता है कि ऑरा को खत्म करना होगा और टिन ये कहता है कि ल्यूडेन मिनोटॉर को अपने अंदर सोख कर खुद को और मजबूत बना रहा है। अचानक
जमीन लावा में बदल जाती है। लड़की पूछती है क्या वह सी क्लास लावा मिनर में बदल रहा है। मुख्य पात्र सोचता है कि ये रणनीति अब हाथ से निकल रही है और उसे लग रहा है कि वह एक नुकसान दोनों डी क्लास थे और सामने था एक लावा मिनोटॉर। समुद्र स्तर के करीब वो दानव हमला करता है और नायक अपनी तलवार से बचाव करने की कोशिश करता है। वह एक बाधा बनाता है और किन्सी उसके पास शरण लेती है। एक धमाका होता है जो दोनों को पीछे धकेल देता है। नायक सोचता है यही तो है इसी रैंक की विनाशकारी ताकत और उनके पास इसे रोकने के लिए सिर्फ दो लोग थे। लड़की कहती है कि वह घायल हो गया है। वह लावा मिनोटॉर फिर से अपना कुल्हाड़ी लहराने को तैयार होता है। मुख्य किरदार लड़की का हाथ पकड़ता है, वह तेजी से आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि एक मिनट के लिए थामे रहो। लड़की कुल्हाड़ी के पास आती है और डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन मुख्य किरदार एक छाया की चाबुक बनाकर मिनोटॉर को पकड़ लेता है। लड़की पूछती है कि क्या उसके पास भी कोई कंट्रोल टाइप की ताकत है। लेई कहता है कि वह इसे रोक नहीं सकता, इसलिए लड़की को अपनी पूरी तेजी से भागना होगा। वह उससे कहता है कि ध्यान से सुनो, जैसे ही वह भूल भुलैया में पहुंचेगी उसे जितना हो सके उतनी तेज भागती रहना है। लड़की उसके बारे में पूछती है, जानना चाहती है कि क्या वह उसके साथ नहीं आएगा। मुख्य किरदार जवाब देता है वो उसे रोककर वक्त खरीदना चाहता है और वो बच्चे को बुलाती है। ली उससे छुपने को कहती है कि वो जल्दी उसके पास आएगा। वो सोचता है कि आखिरकार वो अब भी उसका करोड़ों का निवेश है। लावा मिनोटॉर गुस्से में गरजता है, जानना चाहता है कि वे कहाँ गए। ली उसके पीछे से आती है और पूछती है कि क्या वो किसी को ढूंढ रहा है। लुडेन अपना कुल्हाड़ी घुमाते हुए हमला करने लगता है, पूछता है कि किन कहाँ है। वो जमीन पर वार करता है और नायक उसके पीछे प्रकट होता है। सुझाव देता है कि उसे खुद ही बताना चाहिए। वो उसके पीछे हमला करता है, पर वो लड़का कुछ नोटिस करता है, यहाँ तक कि पत्थरों में दरारें भी प्रभावित नहीं हुई थी। मिनर हंसता है उसका तरीका सवाल उठाते हुए कि चाकू से पत्थर भेदने की कोशिश करना कितना बेकार है। लाई बचते हुए सोचता है कि इतने बड़े लावा क्षेत्र को संभालना थोड़ा मुश्किल है, उसे पहले उस राक्षस को खुली जगह पर लुभाना होगा। मिनर चिल्लाता है कि वो चूहे जैसा है, भागना ही उसकी बस की बात है। नायक उसके सामने रुक जाता है, वह अपनी डार्क सेंस एक्टिव करता है, सोचते हुए कि चाहे विरोधी कितना भी मजबूत हो उसके पास हमेशा एक रास्ता होता है। कमजोर जगह मिनोटॉर कहता है कि जैसे ही वो उसे हरा देगा उसे वो औरत मिल जाएगी। वो एक जोरदार टक्कर मारने की कोशिश करता है ताकि अपने दुश्मन को एक बार में खत्म कर सके। मुख्य पात्र सोचता है कि उसने उसकी पीठ की कमजोर जगह पकड़ ली है। ली तेजी से आगे बढ़ता है अपनी छुरी को इधर उधर घुमाते हुए, फिर उसे कुछ अलग सा नजर आता है। मिनोटॉर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसके प्लान को नहीं जानता। जब सामने होती है पूरी ताकत तो उसके सारे चालाकी पुराने जमाने की लगती है। मुख्य पात्र जो अब दीवार के सामने खड़ा है सोचता है कि ये ताकत बहुत ज्यादा है और हैरान रह जाता है कैसे एक सी रैंक ऐसा कर सकता है। लुडेन उस पर टूट पड़ता है, कहता है कि इस बार देखता हूं कहां भागता है। ले अपनी छोटी छुरी कसकर पकड़ता है, कहता है कि सही मौका आने तक इंतजार करेगा। वह छुरी से कई वार करता है। तब मिनर पूछता है कि क्या वह सच में इससे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो बेकार धातु का टुकड़ा तो खरोंच भी नहीं लगा पाएगा। मुख्य पात्र समझ जाता है कि उसका मौका तब आएगा जब वो फिर से हमला करेगा। फिर वह राक्षस के पीछे आ जाता है, उसकी पीठ पर लगे बड़े आग के कोर को निशाना बनाते हुए। लेकिन तभी कुछ होता है, अचरज की बात होती है। उसे महसूस होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है और उसकी छाया की ताकत भी इस गर्मी को पूरी तरह से रोक नहीं पा रही। वह पीछे हटता है और कहता है कि मिनोटॉर उसने सोचा उससे ज्यादा मजबूत है, ये देखकर कि ये विरोधी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मिनोटॉर मुड़ता है और कहता है कि उसे पता नहीं उसने कैसे समझ लिया, लेकिन लगता है उसने उसकी कमजोर जगह पकड़ ली है। ये काफी बुरा था, इतना तेज गर्म होना भी मददगार नहीं था। वह जानना चाहता है कि सायन कहाँ है और बदले में उसे छोड़ने का वादा करता है। ली जवाब देता है कि गद्दार जिसने सब बेच दिया अपनी असली सूरत दिखा दी है। वो पूछता है कि क्या माइनोटॉर सच में सोचता है कि वो उसके जैसे किसी पर भरोसा करेगा। माइनोटॉर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लगता है तू पिटाई मांग रहा है। दानव अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो बचकानी हरकतें बंद कर दे। ली अपनी छाया को एक चेन ब्लेड में बदलता है और उसे दानव की तरफ फेंकता है। लुडेन बच जाता है और मुख्य पात्र कहता है कि उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मौका समझकर वह अपनी छाया को रस्सीदार भाले में बदल देता है। छायाएं फिर वो आग के करीब जाकर टकराते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से बेअसर कर दिया जाता है। मिनोटॉर अपना हथियार घुमाता है और कहता है कि ये बेकार है। मुख्य पात्र सोचता है कि उसने कितना तकलीफ दी है, फिर वो एक और कुल्हाड़ी के वार से बच जाता है। ली सोचता है कि वो बहुत ज्यादा छाया ऊर्जा खर्च कर रहा है, जो खतरनाक है। लगता है उसके पास राजा तियान से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन वो उस सोच को खारिज कर देता है। मिनोटॉर के हाथों के ऊपर से छलांग लगाते हुए कहता है कि भले ही वो हार जाए, लेकिन वो उसे अपना कंट्रोल नहीं करने देगा। फिर से शरीर पर वार करता है। वैसे भी अगर वह इस सी रैंक को हरा देता है
तो उसे ढेर सारा अनुभव मिलेगा और वह इसे छोड़ नहीं सकता। वह अपनी छाया की छुरी लेकर मिनोटॉर के कमजोर हिस्से के पास पहुंचता है। नायक सोचता है कि वह तोड़ नहीं पाएगा। जब शरीर आग की लपटों में घिर जाता है तब भी वह आगे बढ़ता रहता है। लीकोर पर वार करना शुरू करता है और मिनोटॉर चिल्लाता है। अपने बरसरकर मोड को सक्रिय करते हुए वह अपनी पीठ झटका देता है और नायक को दूर फेंक देता है। युवक सोचता है कि यह अचानक बरसरकर क्यों हो गया। ली दीवार से टकरा जाता है। वह हमले में जलन का असर होता है, ये उसे पता चलता है। मिनोटॉर कहता है कि मिनर ने उसे ये करने पर मजबूर किया, लेकिन अब ये अंत था। फिर मुख्य पात्र को कुछ महसूस होता है। वह सोचता है कि आखिर क्यों उसकी बॉडी में एक ज्यादा ताकतवर ऊर्जा बह रही है। किंग टियन ने जवाब देते हैं कि ये ऊर्जा हमेशा से उसके अंदर थी। उसकी बॉडी पहले इसे सहन नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे गर्मी ने कड़ा नहीं किया था। सोचते हुए कि किसने सोचा होगा कि वह छाया की एक नई ऊर्जा का रूप खोल पाएगा। मुख्य पात्र देखता है कि उसके जख्म भर रहे हैं। मिनोटॉर है। उसे इतनी जल्दी ठीक होते देखकर सब हैरान थे। उसके आसपास की आभा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये बिल्कुल भी उसे संभलने का मौका नहीं देगा। अपने हथियार को जोरदार वार में नीचे लाता है, यही बचता है। पीछे कूदता है। लूटन सोचता है कि वो इसके 3 गुना तेजी के साथ तालमेल बिठा पा रहा है, जो एक ई रैंक के लिए पागलपन है। ये फिर से हिलता है, कहता है कि पूरे इलाके को पानी से भर देगा ताकि देख सके वो कहाँ भागेगा। लई के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। लूटन कहता है कि ये अपना लावा इस्तेमाल करके उसे हरा देगा, लेकिन ये कुछ अलग महसूस करता है। नायक खड़ा रहता है और सोचता है कि क्या ये छाया की ताकत बढ़ना है। उसे लगता है कि अगर शुरुआती स्तर इतना काम का था तो आखिरी स्तर कितना जबरदस्त होगा। फिर वो कहता है कि बड़े दुश्मन का तापमान बहुत कम है। मिनोटॉर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ली कहता है कि लगता था ये अपनी अभी की शक्ल में मजा ले रहा था, लेकिन अब मेरी बारी है। और वो अपनी छाया तलवार को राक्षस की तरफ तान देता है। लुडेन पीछे हटता है जब नायक उस पर झूम पड़ता है। ली आगे बढ़ता है, अपने जुड़वा खंजरों से मिनोटॉर के हाथ पर वार करता है। उसकी बेहतर छाया क्षमता की वजह से मिनोटॉर दर्द से चिल्लाता है और उसे बेवकूफ कहता है। ली अपने खंजरों से बचाव करता है और कुछ चाले चलता है, सोचते हुए कि अब वो दूरी से भी वार कर सकता है। लुडेन उसके शरीर पर लावा इस्तेमाल करता है, कहता है कि यह अनंत रूप से खुद को ठीक कर सकता है और उसके हमले बेकार हैं। नायक शब्द दोहराता है, अनंत पुनर्जनन, लेकिन कहता है कि उसे इतना यकीन नहीं क्योंकि उसकी ऊर्जा कमजोर होती दिख रही है। मिनोटॉर अपने 2 कुल्हाड़ियों को घुमाता है, कहता है कि अगर पक्का करना है तो फिर से कोशिश कर। ली मिनोटॉर पर दागी की तेज तेज वारों की बारिश कर देता है, जो उसे और लड़ने के लिए चुनौती देता है। लेकिन अचानक वो अपनी हथेली को देखता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। नायक जवाब देता है कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है और अब हार मान लेना बेहतर होगा। लुडेन उससे कहता है, थोड़ा रुक, असली लड़ाई तो बीच में नहीं है, जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ली कहता है कि मिसक्विन ने उसे 1 लाख दिए हैं, उसकी रक्षा करनी है। मिनर कहता है पैसे पर बात हो सकती है, और जैसे ही वे रॉन्ग सिटी वापस जाएंगे वो उसे 50 लाख देगा। ली कहता है कि वह अपना वादा नहीं निभाएगा, इससे भी बुरा होगा क्योंकि वह सिर्फ और भी लोग लेकर वापस आएगा उसे खत्म करने के लिए। मिनर इसका इनकार करता है, कहता है कि वह दूसरों को धोखा देने वाला नहीं है। फिर मुख्य किरदार कहता है कि ये बात उसे किसी और चीज की याद दिलाती है। किसी ने मिस किन के पिता किन शियाशांग में दिलचस्पी खो दी होगी और अब उसकी बेटी को बचाने में दिलचस्पी ले रहा होगा। बस इतना ही, मतलब ली 5 मिलियन से ज्यादा कमा लेगा। मिनोटॉर सोचता है कि अगर ये शियाओ शांग के हाथ लग गया तो यहाँ हार जाना बेहतर है। संगठन उसके परिवार को भी बख्शेगा नहीं। फिर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। किंगतान सोचता है कि उसके पास दूसरी दुनिया का एक पोर्टल टुकड़ा कैसे है। अगर उसे तबाह कर दिया गया तो अब इस बीस्ट अपनी बाहरी दुनिया से कनेक्शन खो देगा, गेट बंद हो जाएगा और सब यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। मिनोटॉर चिल्लाता है कि वो जिसने इसे ऐसा करने पर मजबूर किया, लेकिन क्रिस्टल उसके हाथ से गायब हो जाता है और मुख्य पात्र उसके पीछे प्रकट होता है। ले उसके पीठ पर वार करता है और मिनोटॉर दर्द से चिल्लाता है। मुख्य पात्र उसकी पीठ पर खड़ा होता है, तभी मिनोटॉर के अंदर से एक क्रिस्टल निकलता है। युवक कहता है कि उसने पहले कभी ऊर्जा का कोर नहीं देखा था, शायद ये छिपा हुआ था। इससे उसके शैडो आई का अंतिम रूप सामने आता है। एक झटका इलाके में महसूस होता है और किंग टियन ने कहता है कि बिना सहारे के अब इस बीस्ट ध्वस्त हो रहा है। मिनोटॉर की एनर्जी पोर्टल के बाहर ग्रुप के लोग गद्दार के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्किन से पूछती है कि अगर वो इतना ताकतवर है तो क्या वो उनके साथ जुड़ना चाहता है। ले कहता है कि वो अभी किसी भी गिरोह में शामिल होना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो उसकी शक्तियों को सीक्रेट रखे तो उसे अच्छा लगेगा। किंशिनी कहती है कि वैसे भी ये उसका 1 मिलियन है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो बड़ी तलवार बुलाता है और पूछता है कि क्या वे ऐसी चीज की वैल्यू बता सकते हैं। औरत कहती है कि तलवार में कोई एनर्जी सिग्नेचर नहीं है, लेकिन मटेरियल अच्छा है। अगर
अगर इसका कोई वजन है तो वो हर आखिरी खुशबू भी पालेगा। लाई झुकी और कहती है कि वो उसकी बात सुनने का इंतजार करेगा। उसे लगता है कि वो जानकार लगती है और अगर उसे इसकी कीमत पता है तो वह सब कुछ उसे बेच देगा। लेकिन अगर वो बॉस ड्यू जैसी है तब भी हाथ में 1 मिलियन होना बुरा सौदा नहीं है। अपने बिस्तर पर वह सोचता है कि दूसरे दुनिया का ये पोर्टल का टुकड़ा जरूर खास होगा। किंग टैन कहता है कि अगर वह इन टुकड़ों को काफी इकट्ठा कर लेगा तो वह इस लेवल तक पहुंच जाएगा। नायक ये सोचता है जबकि वह उस टुकड़े को घूर रहा होता है। किंग चियान सोचता है कि पोर्टल फिर से दिखना मतलब है कि और लोग सक्रिय हैं और उसे जल्दी ठीक होना होगा। किसी दिन वे ऐसी चीजों से लड़ेंगे जो इंसानी समझ से बाहर है। उसे अभी इस बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए बल्कि पहले उसे बड़ा होने देना चाहिए। एनजी ग्रुप द्वारा पहरेदारी वाले एक पोर्टल पर मुख्य पात्र नोटिस करता है कि वहां 4 पहरेदार हैं जिनमें से एक भी रैंक का है। वह सोचता है कि उन्होंने इसे बचाने के लिए कई योद्धा लगाए होंगे। जैसे ही वह सोचता है अपनी मौजूदा ताकत के साथ अभी सच जानना नामुमकिन है। किंग डियन पूछता है कि वह क्या करने वाला है। ली जवाब देता है कि ये जगह वही है जहां वे उसके माता पिता के साथ हुए सच को छुपाते हैं। उसे याद आता है कि एनजी ग्रुप का एक आदमी 2 लाख की मुआवजा राशि लेकर आया था। कहा था कि उसे पैसे लेकर एक्सीडेंट के कागजात पर साइन कर देना चाहिए। डायरेक्टर पूछता है कि क्या ये पैसे काफी हैं। तो ली जवाब देता है कि उसे पैसे नहीं बल्कि सच चाहिए। आदमी कहता है कि ये एक हादसा था और बाकी सभी नाबालिग भी प्रभावित हुए थे। लेकिन नायक इन बातों को माने बिना कहता है कि ये असंभव है। उसके माता पिता कैंग एवाल्व्ड हैं और उस हादसे में वो कभी भी पार नहीं कर पाता। इसलिए वो अंदर देखने की इजाजत मांगता है। एक गार्ड उसके कॉलर पकड़ता है और कहता है कि रिफ्ट जोन के अंदर कुछ नहीं होता और सी रैंक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ली समझाता है कि वो एक ही रैंक जोन था और सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स भी बस उसी लेवल के थे। तो अगर हमला होता भी तो वो आराम से पीछे हट सकते थे। गार्ड गुस्से में बोलता है कि क्या वो उनसे ज्यादा पैसे लेने की कोशिश कर रहा है और मुसीबत ढूंढ रहा है। निंग डोंग हाओ एनजी ग्रुप का प्रेसिडेंट और एक रैंक वो सामने आता है। कहता है उसने किसी को मरने वालों के परिवारों को सांत्वना देने का आदेश दिया था और पूछता है कि क्या ये निर्देशक का आइडिया था। फिर वो और पैसे देता है। कहता है कि ज्यादा तो नहीं है लेकिन इस मुश्किल वक्त में काम आएंगे। ली जवाब देता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बस सच चाहिए। डोंग हाओ वादा करता है कि जांच करेगा और जवाब देगा। नायक सोचता है कि उसने सच पता लगाने के वादे पर भरोसा किया था। उसे कभी नहीं लगा था कि बदले में सिर्फ कर्ज मिलेगा। गाइड रूप में किंग टैन कहता है कि चाहे किसी भी जाति का हो बिना ताकत के इंसान बस दबता रहेगा। खड़े रहकर कुछ नहीं होगा। उसे और ज्यादा दूसरी दुनिया के क्रिस्टल इकट्ठे करने चाहिए। जब उसके पास सत्ताधारी ताकत आ जाएगी तब जो भी वो सच कहेगा वो सच साबित हो जाएगा। लय पूछता है कि उसे क्या बताना है क्योंकि अगर उसकी अंधेरी ऊर्जा पकड़ी नहीं गई तो वो बस एक मामूली ही रहेगा। वो प्राणी कहता है कि वो बस उसके शरीर पर काबू पाने वाला था लेकिन फिर वो उसे लेवल अप करने में मदद करने का फैसला करता है और कहता है कि अगर उसमें पोटेंशियल है तो वो उसे एस रैंक तक ले जा सकता है। किंग सन कहता है बस करो और अगर उसे उसमें टैलेंट दिखता तो वो मदद करता। लय कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा था बस थोड़ा झुंझला रहा था। अचानक मुख्य किरदार को एक मिशन का निमंत्रण मिलता है। डी रैंक के केमिकल सेक्टर में एक आदमी पूछता है इतना समय क्यों लगा। लय जवाब देता है कि वो दूर था। एक बुजुर्ग आदमी मुख्य किरदार को बुलाता है जो पूछता है कि अंकल हाल भी मिशन पर हैं क्या। हॉल कहता है कि वो कितना बड़ा हो गया है और उसके माता पिता के हादसे को 5 साल हो गए हैं। कई क्रैंक वाल्व लोग आए और बोले कि उन्हें कोई खास शख्स मिलने वाला था लेकिन सामने तो बस एक बच्चा निकला। सचिव ने उन्हें कहा कि झगड़ा मत करो। गुड़ा ने कहा कि टाइम मत खराब करो। सीधे मिशन की जानकारी दी। दोस्त सचिव बोला कि ये एक डी रैंक का डायमेंशनल जोन है और उन्हें 60 किलो आइस क्रिस्टल निकालना है। ली ने सोचा कि 4 सी रैंक के इवॉल्व्ड फाइटर्स को डी रैंक जोन भेजना ज्यादा ही है। इन लोगों के रुख से लग रहा था कि ये अच्छे नहीं है और उसे किसी और की मौजूदगी भी महसूस हो रही थी। सीख पास में था। एक आदमी अपने फोन पर सब कुछ देख रहा था और कह रहा था कि उसके सारे निशाने वही हैं। फिर शिकार शुरू होगा और वह खुद को ब्लड पैंथर बताता है। हो पूछता है कि क्या मुख्य पात्र को सुरक्षा कवच पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन लाई मना कर देता है। कहता है कि अब वह एडवांस हो चुका है और स्थिति संभाल सकता है। वह पूछता है कि क्या वह एडवांस्ड एडवेंचर है। ये एक दुर्लभ मेल है। गुड़ा अपने तीसरे भाई से कहता है कि ध्यान दे क्योंकि वह हमेशा ज्यादा बोलता रहता है। होवाल उनसे कहता है कि उन्हें उकसाओ मत। नायक कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह लापरवाह नहीं है। उसे लगता है कि यहाँ की झाड़ियों में कुछ छुपा हुआ है और उसे एहसास होता है कि कोई खतरा पास ही कहीं छिपा हुआ है। अब पीछे लौटना संभव नहीं है। तभी उसके पास कुछ हिलता है। नायक सोचता है कि दूसरा सी रैंक वाला भी कुछ देख चुका है और छाया में छिपकर निगरानी कर रहा है या हो सकता है कुछ और ही हो। गुरेर चिल्लाता है बूढ़े आदमी से कि बात बंद करो और जल्दी करो। हो कहता है वो और तेज चलेगा। ली सोचता है कि ये बढ़िया मौका है सब कुछ छुप के जांचने का।
तो वो अंकल से पूछता है कि थोड़ी देर रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ। गुएर चिल्लाता है, पूछता है कि कोई नाबालिग इतना तेज कैसे भाग सकता है। वो दोनों को रुकने का आदेश देता है, लेकिन उसका भाई गुड़ा कहता है कि वे लोग ग्रुप को खतरे में छोड़ रहे हैं। खून वाला पैंथर जो एक डाल पर बैठा है पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं और क्या उन्हें खतरे का एहसास है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अगर सब लोग उन तीनों की तरह बोले होते तो ये खेल बिल्कुल बोरिंग हो जाता। गुसान अपने बॉस को चेतावनी देता है। वे जब से अंदर आए उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। मुदा उसे पागल मत बनो, ये तो बस दी रैंक मिशन है। उसके भाई ने भी वही महसूस किया था और हवा में अजीब सी बदबू है। वह सोचता है कि क्या वापस जाना चाहिए, लेकिन गुड़ा कहता है कि घबराना मत, अचानक सबको कुछ महसूस होता है और वे जल्दी पीछे हटते हैं। तभी गुरेर रक्त पैंथर की जाल में फंस जाता है। वह कहता है कि खेल अभी शुरू हुआ है, लेकिन वे पहले ही जाना चाहते हैं गुड़ा रक्त को। पैंथर अपने भाई को जाने देने को कहता है कि जो भी चाहिए बात करके सुलझा सकते हैं। पैंथर कहता है कि तीनों ने उसकी गैंग को भड़काया है, तो अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है, और अपनी लाल धागों से हमला कर देता है। भाई लोग हैरानी से देखते हैं कि गोर हार जाता है। गुसान अपने मुजलों से आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन उसका हाथ पहले ही लाल धागों में फंस चुका होता है। पूरा शरीर जकड़ जाता है और ब्लड पैंथर बस पूछता है कि क्या वो खुद को काबिल समझता है। लड़ाई शुरू हो गई, रस्सियां उसे बांध देती हैं और गुसान हार जाता है, जबकि गुड़ा उसे राक्षस कहता है। खून वाला पैंथर चिल्लाता है कि वो अब भाग जाए, क्योंकि शिकार तब और मजेदार होता है जब शिकार डरता हो। जंगल के दूसरे हिस्से में लेई कहता है कि अंकल हाउ थोड़ा आराम कर ले। हाउ पूछता है कि उन्होंने बाकी सबको क्यों छोड़ दिया। मुख्य पात्र पूछता है कि क्या उसने हाल ही में किसी को नाराज किया है। उसके अंकल कहते हैं कि वह तो बस एक नाबालिग है, इसलिए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जानना चाहते हैं कि ये सवाल क्यों कर रहा है। लेई कहता है कि यह मिशन एक जाल था और कोई है जो इस भुला दिए गए इलाके में वो सबको खत्म करना चाहता था। हाउ शिकायत करता है कि वो उसे डराता है, और मुख्य किरदार कहता है कि अगर उसे कुछ पता है तो अभी बता दे। गुड़ा आता है और आरोप लगाता है कि उसे सब कुछ पता होते हुए भी कुछ नहीं कहता, और उसकी वजह से उसके भाई हार गए। ली उठता है और कहता है कि वो पूरी तरह बेकार नहीं है, कम से कम हारने से पहले वो उसके पास आया था ताकि रास्ता दिखा सके। गुड़ा पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। मुख्य किरदार जवाब देता है कि वो हारने ही वाला था। गौड़ा के सिर के पास धागे दिखाई देते हैं और वो सोचता है कि ये कब हुआ। ब्लड पैंथर कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई नाबालिग इतना दिलचस्प होगा। मुख्य किरदार की घुड़ती नजरों से शैडोज की सर्वोच्च आंख सक्रिय हो जाती है, पर ब्लड पैंथर को आवाज देता है और उससे गुहार लगाता है कि उन्हें छोड़ दे, क्योंकि वे सिर्फ नाबालिग है। ब्लड पैंथर कहता है कि शायद वो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन अगर उसने कुछ दिन पहले कुछ नहीं देखा होता तो वे कभी नहीं जान पाते कि वो वही है। पल कहता है कि वो ये राज हमेशा के लिए रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। कोई भी पैंथर कहता है कि वह हमेशा एक सच्चाई पर विश्वास करता रहा है। अपनी तरफ एक लाल धागा फेंकते हुए वह कहता है कि जो लोग राज रख सकते हैं वे वही होते हैं जिन्हें पहले ही चुप करा दिया गया हो। ली गुस्से में अपने दोनों खंजर लेकर सामने बढ़ता है। पैंथर धागे बनाकर उन्हें रोकता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई नाबालिग इतनी अच्छी कला रखता है, और अब वह समझ गया है कि उसने जुइंग को कैसे हराया, लेकिन वह सिर्फ ऐसे विरोधियों से निपटने लायक था। फिर वह एक और धमकी देने की तैयारी करता है। हमले में ली वार करता है, लेकिन ली अपने छाया के खंजर लेकर वार से बच जाता है। वह छाया की ताकत बढ़ाता है। जैसे ही रक्त पैंथर उसकी तरफ दौड़ता है, कहता है कि वह हार के करीब था और अब मदद करेगा। वह अपने धागों से कई बार वार करता है और ली रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि छाया की ताकत बढ़ाने के बावजूद भी वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा। पैंथर फिर से अपने धागों से हमला करता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी ध्यान भटका हुआ है। नायक दीवार से टकराता है और चाचा से कहता है कैसे पीछे हटना, सोचते हुए कि उसके करीब रहना उसके खिलाफ बड़ी कमजोरी है और उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। पैंथर उससे कहता है घबराओ मत, क्योंकि आज दोनों हारेंगे। नायक अपनी छाया की परम दृष्टि सक्रिय करता है और कहता है कि लड़ाई का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है। फिर वह पैंथर की तरफ कई छाया के खंजर फेंकता है। पैंथर अपने धागों से उन्हें रोकता है और पूछता है क्या बस इतना ही है। नायक उसके ऊपर छलांग लगाता है और कहता है मेरे पास और भी है। पैंथर कहता है कि उसके पास एक नाबालिग के लिए बहुत सारे चालाकी हैं, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। अपनी धावों से कई बार हमला करते हुए वह कहता है कि मुख्य किरदार तो बस ई रैंक का ही है। अचानक कोई जमीन से निकलता है और ब्लड पैंथर से हार मानने की तैयारी करने को कहता है। उसे जकड़ते हुए पैंथर कहता है कि उसने सोचा था नया आने वाला अंत तक इंतजार करेगा, लेकिन अपनी ही काबिलियत की बेइज्जती करना उसकी कमजोरी है। क्लोज कॉम्बैट उसका क्षेत्र था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है। एक धागा घोड़ा को लगती है और वह हार जाता है। मुख्य किरदार सोचता है कि कैसे एक सी रैंक को ऐसे ही हरा दिया गया, वो उससे कमजोर था।
इसलिए हाउल जानता था कि उसे पहले भागना होगा। वो मुड़ा और भाग गया। पैंथर ने ताना मारा। क्या उन्हें सच में लगा था कि वो बच निकलेंगे दूर से? नायक हाउ के जख्मों का इलाज कर रहा था और कह रहा था कि रात होते ही भागने का मौका मिलेगा। हाउ ने कहा कि वो खुद ही चला जाए ताकि वो बोझ न बने। ली ने पूछा कि उसने आखिर ऐसा क्या किया था कि पैंथर उसे रोकना चाहता है। हाउ ने जवाब दिया कि उसने सच्चाई का पता लगा लिया था। मुख्य किरदार के माँ-बाप की मौत के बारे में ली बहुत गुस्से में था और जानना चाहता था कि ये सब क्या बात हो रही है। उसने कहा कि अभी सब कुछ साफ-साफ बता दो। बूढ़े आदमी ने कहा कि पहले तो उसे यकीन नहीं था, लेकिन अब जब पैंथर खुद आकर सामना कर रहा है, तो ये पक्का हो गया कि कोई शिहाओं के साथ कुछ गड़बड़ है। हादसे से पहले उसके पिता को शक था कि वह खान के इलाके में खतरनाक प्रयोग कर रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ली ने पूछा कि उसने अब तक ये बात क्यों नहीं बताई। पहले हाव ने मान लिया कि वह डर रहा था। आखिरकार वह तो एक नाबालिग था और अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना था। नायक ने उसे जमीन पर गिरा दिया और पूछा कि क्या वह सच में खड़ा रहकर अपने माता पिता को इतनी अन्याय सहन करते देख सकता था। हाव ने जवाब दिया कि उसे भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसने ये मुसीबत खुद ही अपने ऊपर मढ़ ली थी। तभी पैंथर उनके पीछे अचानक प्रकट हुआ और उसके चारों ओर कई लाल धागे लिपटे हुए थे। ली डर के मारे सिर उठा, क्योंकि हाव आखिरकार पकड़ा गया था। हाव बस माफी मांग सकता था। झगड़े के बाद हाव ने ली से पूछा, उस पर रंजिश नहीं पालनी चाहिए थी। पैंथर सोचने लगा कि ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। आखिरकार उसे समझ आया कि यह वही लड़का है जो उन दोनों सी रैंक के बेटे हैं। वह चिल्लाते हुए सामने आया कि लड़का भी अपने माता पिता की तरह ही होगा। ली भी तेजी से आगे बढ़ा और जवाब दिया, बस तुम्हारे ख्वाबों में ही। पैंथर ने अपने धागों से हमला किया और मुख्य पात्र ने अपने खंजरों से बचाव किया, लेकिन एक वार उसकी बाह पर लग गया। पैंथर ने पूछा कि ऐसा वार लगने पर कैसा लगता है। ली ने कहा कि उसकी जाल धागे अखर नहीं थे, पर उन्होंने अपनी परछाइयों को एक बड़ी तलवार में बदल दिया। उसने सोचा कि जैसे ही उसका विरोधी हमला करेगा, उसकी रक्षा कमजोर हो जाएगी। उसने एक चाल चली और धागों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। पैंथर ने कहा कि जबरदस्ती वार करने से वो निष्ठुर बच्चा बन गया है। लई भी जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि क्या उसकी हद पार हो गई है। पैंथर ने कहा कि वो बस दिखावा कर रहा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने धागे छोड़े और कहा कि अगर उसका विरोधी सिर्फ ई रैंक का नहीं होता तो पहले ही हार चुका होता। फिर उसने उसे पेड़ों से टांग दिया और कहा कि आकर मुझसे सामना कर। उसने पूछा कि क्या अभी भी उस आंखों में लड़ने की हिम्मत बची है। चींटी कितनी भी हिम्मत दिखाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पूरी इच्छा शक्ति तोड़ने के लिए। उसने उसे राज बता दिया, कैसे वो ने उसे आधी कहानी सही बताई थी। लेकिन उसके माता-पिता खनन दुर्घटना के शिकार नहीं थे। वे उसकी ही हाथों पराजित हुए थे, जिससे ली पूरी तरह से गुस्से में आ गया। पैंथर ने कहा, यही तो बात है। उसकी माँ हार गई थी। उसके पिता के चेहरे पर भी वही अभिव्यक्ति थी। वह बस खड़े रह गए, कुछ कहे बिना देखते रहे। जब पैंथर ने उसकी पत्नी को गिरा दिया, फिर वह हंसे। ली ने अपनी ऊर्जा छोड़ दी। पैंथर का नाम चिल्लाते हुए उसके विरोधी ने देखा कि उसके धागे जल रहे हैं। नायक ने अपनी काली ऊर्जा से उसे पीछे धकेला और उसे दानव कहा। वह आगे बढ़ा। वहीं राजा टिएन ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। लई का चेहरा गंभीर हो गया और उसने उसे रोकने का संकल्प लिया। राजा टिएन ने सोचा, जैसा कि मैंने सोचा था। छोटा वाला अपना गुस्सा इस्तेमाल करके अपने शरीर की अंधेरी ऊर्जा को जगाने लगा। सिस्टम ने उसे बताया कि अंदर की छाया ऊर्जा मिलने की वजह से उसकी सही स्तर अब कैंक हो गई है और उसमें लेवल 2 की डार्क एनहांसमेंट भी लगी है। अब वो छायाओं के जरिए कहीं भी जा सकता है। पैंथर ने सोचा कि उसकी सारी चोटें ठीक हो गई हैं और बोला, सब पहले जैसा हो गया। उसने अपने धागों को सिकोड़ते हुए कहा, मेरा ये दिलचस्प शिकार अंत तक लड़ने में मजा देगा। ली ने मुस्कुराते हुए शिकार शब्द दोहराया। उसने शैडो टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और कहा, जब तक छाया है। तेंदुआ असली शिकार था। तेंदुए ने सोचा कि बच्चे की ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। उसकी रफ्तार तो काबिले तारीफ थी, लेकिन फिर भी वो उसे हरा पाने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए उसने अपनी तारों से एक और हमला करने की कोशिश की। ली ने अपने खंजर फेंके और कहा, कोशिश करके दिखा। तेंदुए ने हथियारों को रोकते हुए कहा कि यह चाल उसके खिलाफ बेकार है। फिर नायक ने शैडो टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और अपने गियर के पास प्रकट हो गया। उसने फिर नजदीकी हमला किया ताकि तारों को निशाना बना सके। जबकि तेंदुआ कह रहा था कि ये भी बेकार है, वो उसकी रक्षा तोड़ नहीं पाया। लाई उसकी नजरों से गायब हो गया, पूछते हुए कौन कह रहा था कि वो उसकी रक्षा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता था, क्योंकि जिस रफ्तार से वो धागों को कंट्रोल कर रहा था, वो उसकी प्रतिक्रिया समय से मेल नहीं खा रही थी। यही उसकी कमजोरी थी। उसने पैंथर पर कई बार वार किए। पीछे हटते हुए वो चिल्लाया कि ये सब असंभव है। फिर उसने पूछा कि वो एक मामूली से कैसे हार सकता है। लाई ने
पूछा कि उस माइन हादसे में असल में क्या हुआ था। पैंथर ने कहा कि वो उसे बताएगा। उसकी माँ थी, लेकिन मुख्य पात्र ने चाल चली और उसे हथियार से भेद दिया। पैंथर दर्द से चिल्लाया। लाय ने उसे चेतावनी दी कि उसकी सहन शक्ति सीमित है। आदमी ने पूछा कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये सब कोई जियो की वजह से हुआ था। उसके पिता ने पहले इस प्रयोग को रोकने की कोशिश की थी, खुलासे का डर था, इसलिए कुई जियो ने उन्हें हरा दिया था। फिर लाय ने उस आदमी को आवाज लगाई। पैंथर चिल्लाया कि अब जब उसे पता चल गया कि वह एनजी ग्रुप का है, तो उसे डरना चाहिए या अपनी हिम्मत खोनी चाहिए। वह उसे कहने ही वाला था कि वह उसे मानकर जाने दे, लेकिन नायक ने फिर एक कदम बढ़ाया, चेतावनी दी कि जिसने उसके माता पिता को हराया था, वह किसी को भी बचाने नहीं देगा। एनजी समूह के मुख्यालय पर नायक चुपके से इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि क्विहाव एक कार में बैठ रहा है। किंग टियाने ने उसे चेताया कि अब वह सी रैंक एडवांस हो गया है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि वह अभी भी खतरे में है। उसे महसूस हो जाना चाहिए था कि आसपास कोई ए रैंक एडवांस मौजूद है। ली ने कहा कि उसे पता है कि कार में एनजी समूह के अध्यक्ष निंग डोंगा भी हैं, लेकिन वह उससे कहा कि चिंता मत कर, वो इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वहीं कुशियाओं पर ताज मार दे। वैसे भी मैंथर्स की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले अपने मम्मी पापा के मामले की जांच करेगा कि क्विहाओ ने अकेले किया है या पूरा गिरोह शामिल है। अच्छा होगा अगर मिंग डोंग हाओ का नाम इसमें नहीं आए, वरना वो चाहे रैंक का हो या ना हो, कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। उसे लगा कि ये ब्लैक पैंथर गैंग का अड्डा है और सोचा कि क्वी शिहाओ क्या कर रहा होगा, रात के बीच वहां क्या कर रहे थे। पैंथर ने सबको सावधान रहने को कहा, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल उपकरण थे। शिहाओ ने पूछा कि बूढ़े खाने खाओ का क्या हुआ। पैंथर ने कहा कि ब्लड पैंथर अभी लापता है और जिस पोर्टल से वे घुसे थे वो गायब हो गया है, इसलिए वे पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। क्विशी ने पूछा कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ब्लड पैंथर सी रैंक का था। पैंथर ने जवाब दिया कि उसने शायद उन 3 उन्नत लोगों को कम आंका था। शिहाओ ने उन्हें हुक्म दिया कि वे आगे बढ़े। उपकरण जल्दी से सेट करना था ताकि देरी की वजह से कोई समस्या न हो, क्योंकि प्रयोग बहुत नाजुक स्थिति में था। पैंथर ने पूछा कि पैसे तैयार हैं या नहीं, और जिहाओ ने उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है बताया। ली ने सोचा कि सच में वही था। पैंथर ने दुश्मनी की भावना महसूस की और फायरिंग करते हुए पूछा कौन है वहां। क्वियो ने पूछा क्या चल रहा है। पैंथर ने सोचा शायद ये उसकी कल्पना है, क्योंकि उसने साफ तौर पर दुश्मनी की लहर महसूस की थी। ली ने सोचा कि ये बहुत करीब था, वह लगभग पकड़ लिया गया था, और ताकत भी। सी रैंक तो काफी नहीं था। किम ग्रुप बिल्डिंग में किन शियाओ शांग की कंपनी ले बाहर खड़ा था। किंग तियान ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आज सुबह वह मिशन ढूंढने नहीं आया है और जानना चाहता था कि वह वहां क्या कर रहा है। चू चाओ ने कहा कि वह तीसरा टुकड़ा खोजने आया है और यह देखने कि उसका सामान कितना कीमती है। एक सचिव ने पूछा कि क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकती है। ले ने कहा कि वह किन शेन को ढूंढ रहा है। सचिव ने पूछा क्या उसकी अपॉइंटमेंट है। तभी किंग आया और बोला कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई गरीब नौकरनी इतनी हिम्मत कर सके कि सीधे सीधे जवान मालकिन का नाम ले। उसने जवान मालिक किन से कहा कि इस तरह के लोग यहाँ की हवा भी खराब कर देते हैं, और उसने अपने लोगों को उसे संभालने का आदेश दिया। लिए ने पूछा कि क्या ये तीसरी गली वालों की मेहमान नवाजी है। जवान मालिक ने जवाब दिया कि ऐसा इंसान मेहमान भी नहीं माना जाता और वो उनके खानदान के काबिल नहीं है। लिए ने सोचा कि ये सब बहुत घमंडी और दबंग हैं और शायद उसे इनकी जरूरत भी नहीं। अब उससे और संपर्क नहीं करना था। वो मुड़ा और बोला कि ऐसे में वो चला जाएगा, लेकिन युवा मालिक ने कहा कि वो कहीं नहीं जाएगा। फिर उसने अपने गार्ड्स को भेजा उसे पकड़ने के लिए। नायक ने छाया टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके हर एक अधीनस्थ को बेअसर कर दिया, जब तक कि उसने युवा मालिक किन को रोक नहीं दिया। सुक किंग ने कहा कि युवा मालिक को छोड़ दो, नहीं तो किन परिवार कभी माफ नहीं करेगा। ली ने उसे धकेला और कहा कि वो बहुत ज्यादा शोर कर रही है। फिर वो मुड़ा और जाने लगा, कहा कि आज वो उन्हें छोड़ देगा किन की इज्जत के लिए। जवान मालिक उठता है और पूछता है कि उसे कौन समझता है। वो अपनी आग की ताकतों के साथ उसके पास दौड़ता है, चिल्लाते हुए कि वो उसे हरा देगा। ली पलटता है और जवान मालिक हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन मास्क पहने आदमी लड़ाई रोकता है और दोनों को शांत होने को कहता है। किन्सी कहती है कि उन्होंने बड़ा मसला खड़ा कर दिया है और किन समूह की जमीन पर ऐसा करना बड़ा हिम्मत वाला काम था। जवान मालिक उसकी तरफ दौड़ता है और कहता है कि ली इस वजह से मुसीबत में है और अब उसका चचेरा भाई उसे जाने नहीं देगा। किनसेन आदेश देता है कि उसे उठा ले जाओ, और जवान मालिक बहस करने की कोशिश करता है कि ली को आराम से छोड़ देना सख्त सजा देने से बेहतर है, लेकिन गार्ड जवान मालिक की कमीज पकड़ लेता है। वो पूछता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसकी कजिन क्यों है। सुकिंग जवान मिस को बताता है कि वो ही था जो उसका नाम सीधे कहा था, और क्यों सिर्फ उसके लिए अपना गुस्सा रोक रहा था। किन सियान कहता है कि वो उसकी दोस्त है और उसमें कोई गलत नहीं कि वो उसे नाम से बुलाए। वो अपने अधीनस्थों को आदेश देती है कि इन गार्ड्स को साथ लेकर जाएं, और इससे ये साफ हो गया कि ये कभी नहीं होंगे।
फिर से नौकरी मिल गई तो किंग क्वीन टैंग से विनती करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। किन सेन उसके यंग मास्टर होने पर सवाल उठाती है क्योंकि उसने उसके परिवार का नाम बेकार में इस्तेमाल किया और वह इसे माफ नहीं करेगी। फिर वह मुख्य पात्र की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आएगा और वे थोड़ी देर बैठ जाएं। उसे अफसोस है कि शाखा परिवार का ये सदस्य इतनी गड़बड़ी कर गया और ली कहता है कि कोई बात नहीं, हर परिवार में कुछ खराब लोग होते हैं। किनसेन उसे एक रास्ते पर लेकर जाती है और एक सचिव कहता है कि चेयरमैन जवान मिस से मिलना चाहता है। लड़की माफी मांगती है और कहती है कि उसकी दोस्त थोड़ी देर रुके क्योंकि वह जल्दी वापस आ जाएगी। और ली कहता है कि कोई बात नहीं। वह पूछता है क्या कोई जरूरी बात है, तो सचिव जवाब देता है कि उसने उसे तुरंत आने को कहा था। अचानक ली यी के कमरे की छत पर ऊर्जा का एक झटका महसूस होता है। एक आदमी पास आता है और पूछता है कि वह कौन है। छायाओं की सर्वोच्च दृष्टि से वह नोट करता है कि वह आदमी एक रैंक का है। ली यी सोचता है कि उसके भी दो शक्तियां हैं। फिर वह पूछता है कि क्या कोई बात है। वो बस एक नाबालिग है, इसीलिए ये सब गलतफहमी है। वो सोचता है कि ऐसे मानसिक हमले मुश्किल होते हैं और शैडो एनहांसमेंट इसका कोई फायदा नहीं करता। किन शायवांग सोचता है कि आई ऑफ डिफरेंस उसे डराने में नाकाम रहा। फिर वो कहता है कि डरना शायद इतना सरल नहीं है और ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। वो हीरो की तरफ एक बीम शूट करता है। हीरो अपने साय से उसे ब्लॉक कर लेता है और टिन कहता है कि ऐसा करने के लिए उसके पास कम से कम भी रैंक की ताकत होनी चाहिए। फिर वो उसके नकली होने की वजह पर सवाल उठाता है। पहचान बनाकर सेन के करीब जाने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर वो ईमानदारी से कबूल नहीं करेगा तो कोई दया नहीं होगी। लेकिन लड़की बीच में बोल पड़ती है कि उसके पिता ने उसे सिर्फ उसके दोस्त से पूछताछ करने के लिए भेजा था। वो उससे अपने पिता को माफ करने को कहता है और सीएन कहती है कि उसके पिता की कोई इज्जत नहीं है, उसे वहां से चली जानी चाहिए। लेई सोचता है कि ये किन शिया शांग है। तीसरी सड़क का मुखिया सीएन माफी मांगती है क्योंकि उसके पिता हमेशा सोचते हैं कि लोग कोई न कोई मकसद लेकर आते हैं और लेई कहता है कि कोई बात नहीं। वह पूछता है कि उसे ये कैसे पता है, उसके पिता के बारे में इतना कुछ था। और मुख्य किरदार कहता है कि इसे समझना मुश्किल नहीं था। उसके अंदर के विचार उस आदमी के साथ खिड़की पर आवाज में बाहर आ रहे थे जो मुख्य किरदार की बुराई कर रहा था। साय चिल्लाती है कि उसके पिता निकल जाएं। कुछ मिनट बाद वह कहती है कि कार्ड में 50 लाख की जमा राशि है और तलवार का सामान खास है। वहीं मुख्य किरदार कहता है कि वह किसी और वजह से आया है। वह जानना चाहता है कि क्या उसे पता है कि वह ऐसी चीज कहाँ पा सकता है और वह उसे क्रिस्टल दिखाता है। साय ऐसा कहती है ये तरह के टुकड़े पहले बहुत आम हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें खरीद रहा है, इसलिए अब बाजार में ये कम मिलने लगे हैं। वह कहती है कि उसे कंपनी की नीलामी में कोशिश करनी चाहिए, शायद वहां उसे मिल जाए। किंग टियन सोचता है कि क्या इसका उन लोगों से कोई लेना देना है और कहीं कोई ये टुकड़े इकट्ठा तो नहीं कर रहा। नकाब पहने आदमी कहता है कि ये एक आम आदमी था, लेकिन कुछ दिन पहले उसके शरीर में ऊर्जा की कमी के चलते उसे ई रैंक आरोही के रूप में वर्गीकृत किया गया। किन शिया शांग कहता है कि वह ई रैंक से सी रैंक तक आ गया। कुछ दिनों में रैंक मिल जाएगी या ये बच्चा अब तक अपनी ताकत छुपा रहा था। फिर वो फोन उठाता है और बूढ़े हुआ से पूछता है कि आज क्या किया, जबकि बूढ़ा पूछता है कि क्या उसके पास उसकी बेटी की कोई लंबी तलवार है। किन कहता है कि उसे यकीन नहीं है और जानना चाहता है कि क्या बात है, तो हुआ कहता है कि जल्दी पूछ ले क्या कुछ बची हैं, क्योंकि वो सब ले जाएगा। शियाओ शांग जवाब देता है कि उस बूढ़े चालाक के इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि उसमें कुछ खास होगा। बूढ़ा कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं बताएगा, बस इतना कहेगा कि तलवार की सामग्री उसकी पूरी फौज की ताकत बढ़ा सकती है। शियाओ शांग सोचता है कि उसकी ताकत और पहचान एक रहस्य है और यहाँ तक कि उसका सामान भी सामान्य नहीं है। तो ये ली सच में समझ से बाहर है। नायक इधर उधर घूमता है और सोचता है कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं और शायद ये वाकई में टुकड़े ही हैं। सो किंग हुआ के पास आता है और कहता है कि उसका तांग से कोई लेना देना नहीं था और उसने कॉरपोरेशन में अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। हुआ सोचता है कि ये मामूली बात है और शायद मिस्टर ब्लड पैंथर ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली। फिर वह उस नाबालिग से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। ली मुड़कर जवाब देता है कि उसकी याददाश्त ठीक नहीं लगती क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी टक्कर के बाद वह महसूस करना भूल गया होगा। हुआंग कहता है कि तब तक पास मत आओ जब तक पैंथर पीछे से उसका सामना न करे। वह कहता है कि हो टिंग उसकी ब्लैक पैंथर गैंग के लिए शर्म की बात है और वो उसे भाई बाओ कहता है। बाओ मुख्य किरदार के कंधे पकड़ता है और कहता है कि उसके अधीनस्थ का सामना करना एक जैसा ही है जैसे कि वो अपने ब्लैक पैंथर गैंग का सामना कर रहा हो। अब उसे तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, जिससे उस जवान लड़के पर दबाव बने। ली जमीन पर दबाव डालते हुए फाड़ देता है, लेकिन कहता है कि वो ये सिर्फ अपने सपनों में करेगा। बाओ कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना कड़क होगा और हुआ कहता है कि ये नाबालिग अपनी जगह नहीं जानता। किन से बीच में बोलती है, कहती है कि ये उसकी कंपनी का ड्रैगन गेट है
और अगर वो यहाँ पैसे खर्च करने आया है तो स्वागत है, अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर वो लड़ाई शुरू करता है तो उसे रोकने में उसे खुशी होगी। बाओ सिर खुजलाते हुए कहता है कि वो उसे ये एहसान देने को तैयार है। फिर वो अपने अधीनस्थों से नीलामी में आने को कहता है। किनसे पूछती है कि ली ठीक है क्या, और लड़का पुष्टि करता है। बाओ अपने अधीनस्थ से पूछता है कि उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है कि वो ऐसे हाल में पहुंच गया, और हो टिंग कहता है कि उसने ही उसकी हथियार छीनकर गैंग को चुनौती दी थी। पैंथर उसे कमीज से पकड़कर पूछता है कि क्या वो पक्का है, और सुकिंग भी सहमति देता है। खुशी आता है और पूछता है क्या हो रहा है। गलत बाओ कहता है कि ये बच्चा पिछले बार ब्लड पैंथर के निशाने पर था और जानना चाहता है कि वो अभी तक कैसे जिंदा है। उसे शक होता है कि शायद उसने ब्लड पैंथर को हरा दिया हो, लेकिन हुआ टिंग कहता है कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मामूली ई रैंक का है। ली अपनी शैडो आई एक्टिवेट करता है और टॉवी की तरफ मुड़ता है। डायरेक्टर उस लड़के को पहचान लेता है। उसकी सारी दुश्मनी देखकर उसे शक होता है कि ये वही कमजोर और डरपोक बच्चा है जो पहले था, और जानना चाहता है कि ये टाई के साथ कैसे जुड़ा। ली पूछता है कि किनसे क्यों आई, और लड़की कहती है कि वो आई थी उसके पिता की वजह से, जिन्होंने अचानक कहा कि वे उसकी दोस्त से मिलना चाहते हैं। मुख्य पात्र पूछता है कि क्या वह फिर से उस पर हमला नहीं करेगा, तो सेन कहता है चिंता मत करो, वह हिम्मत नहीं करेगा। कुई शियाओ उनके सामने खड़ा होता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे यहाँ पाएगा। ली जवाब देता है कि वह एक छोटा किरदार है जो अपने कर्ज चुकाने के लिए जबरदस्ती खान में काम करता है और एनजी ग्रुप के एक अधिकारी से ताल्लुक नहीं रख सकता। शिहाओ कहता है कि उसके रिश्तेदार के मामले का फैसला शीर्ष अधिकारियों ने किया था और वह चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन पावरलेस था क्योंकि उसकी बातों का कोई असर नहीं था। ली बोला कि वो खुद को पूरी तरह बेदाग साबित कर लेगा और सच भी जानता है। खैर, मिस्टर हाउ ने उसे एक संदेश देने को कहा था। सच सामने आएगा और उसे उसकी सजा मिलेगी। बाओ ने कहा कि इस बच्चे को सबक सिखाना जरूरी है। तो शियाओ बोला कि ये शियाओ शांग का इलाका है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वो लड़का ये नहीं जानता तो कोई भेज सकते हैं उसे संभालने के लिए। बाओ ने कहा वो सब सेट कर देगा। सिनी कमरे में आती है और अपने पिता से कहती है कि उसने अपनी दोस्त को साथ लाया है। वो बताती है कि नीलामी शुरू होने वाली है और वो पहले उससे बात कर सकता है। फिर उसे उसके पिता के साथ अकेला छोड़ देती है। लाई ई पूछता है कि चेयरमैन को क्या चाहिए, और श्याओ शांग सीधे मुद्दे पर आने का कहता है। वो पूछता है कि क्या उस उपकरण के और यूनिट्स हैं जो उसने सेन को बेचने के लिए भेजा था। मुख्य किरदार सोचता है कि ऐसा लग रहा था कि उसे वाकई में एंट्रोपिक क्लैन के हथियारों में दिलचस्पी थी, लेकिन ऐसा भी महसूस हुआ कि इसके पीछे कुछ और भी था। ये सुरक्षित नहीं था। सारा सामान एक साथ देने से कीमत पर असर पड़ेगा। उसने बताया कि ये उपकरण उसे अचानक मिला था और उसके पास और भी दो हैं। शियाओ शांग कहता है कि नए दो आइटम्स के लिए वह 40 मिलियन देगा, तो कुल मिलाकर 45 मिलियन का सौदा होगा, जिसमें पिछला भी शामिल है। वह ली से पूछता है कि उनका क्या ख्याल है। ली कहता है कि ये कम कीमत नहीं है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि ऐसे उपकरण की कीमत ज्यादा होती है। वह एक एक आइटम के लिए 25 मिलियन की कीमत सोचाता है, जिससे बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है। वह धीरे से बड़बड़ाता है कि ये बच्चा तो कम नहीं है। नर्वस हो रहा था। सिंगी ने फिर उसे बताया कि जिसे वह चाहता था वो आइटम आ गया है। तो उसने अपने पापा को फोन किया और उन्होंने कहा कि वो बाकी के 70 मिलियन अभी ट्रांसफर कर देंगे। ये वही हिस्सा होना चाहिए जो मैं ढूंढ रहा था। श्याओ शांग ने मन ही मन सोचा। थोड़ा निराश होकर उद्घोषक ने कहा कि बोली लगाने वाला नंबर 14 ने 7 मिलियन की बोली लगाई है और नंबर 17 ने 10 मिलियन। आखिरी में एक बोली लगाने वाले ने 15 मिलियन की बोली लगाई। मुख्य पात्र ने सोचा कि वाकई में उनके पास ये टुकड़ा है। मेरे पास अब 70 मिलियन है, ये जीतने के लिए काफी होने चाहिए। उसने बोली लगाई 30 मिलियन। लाखों में बोल रहा है ताकि दूसरे खरीदारों को डराया जा सके। बाओ चिल्लाता है कि ये लिए ये है और हैरानी जताता है कि ये बच्चा ऐसी चीज पर बोली कैसे लगा रहा है कि वो 50 लाख बोलता है। कहता है कि देखना चाहता है इस बच्चे के पास कितना पैसा है उससे मुकाबला करने के लिए। मुख्य पात्र तुरंत 60 लाख की बोली लगाता है। शियाओ शांग कहता है कि ये काफी नहीं है और उसे फिर से बोली लगाने से मना करता है। सान भी सहमत होता है क्योंकि ये बस कीमत बढ़ा रहा है। लिए सोचता है कि अगर खुशी को ये चीज चाहिए तो वो उसके लिए लड़ेंगे। फिर वो पूछता है सोचते हुए कि आखिर किसके पास है, किन समूह और एनजी समूह के बीच ज्यादा पैसे वाले हैं। शाओ शांग कहता है कि उसका समूह है, लेकिन पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों करे। नायक कहता है क्योंकि मेरे पास ये है, और फिर और तलवारें बुला लेता है। शाओ शांग कहता है कि वो पहले वाली कीमत पर ये दो तलवारें ले लेगा, लेकिन वो पैसा मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। ली जवाब देता है कि जाहिर है और पैसा होगा। बूढ़ा सोचता है कि ये बच्चा कुछ और भी छुपा रहा है, तो इस बार 70 मिलियन कहता है। सिनी पूछती है कि उसके पिता इतना कम पैसों पर इतना सख्त क्यों हो रहे हैं। पैसे की बात करते हुए कहती है कि अगर ली ज्यादा बनाएगा तो वह उसे वापस चुका देगा। फिर वह कहती है कि जल्दी करो,
नहीं तो वो दूसरा आदमी तुम्हारा सामान चुरा लेगा। मुख्य पात्र 100 मिलियन की बोली लगाता है। शियाओ कहता है कि ये चीज उनके समूह की गुप्त परियोजना के लिए बहुत काम की है और उसे इसे लेना ही होगा। 200 मिलियन की बोली लगाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते रहते हैं जब तक कीमत 500 मिलियन तक नहीं पहुंच जाती। भीड़ में लोग सोचने लगते हैं कि क्या वे पागल हो गए हैं। बाओ कहता है कि ये बच्चा साफ तौर पर उनके खिलाफ काम कर रहा है और शियाओ जवाब देता है कि वह ऐसा करने के लिए योग्य नहीं है। शियाओ उसने हाथ उठाया और 1 अरब की बोली लगाई। नीलामी करने वाले बोले, क्या जबरदस्त रकम है ये। सिनी कहती है ये लड़का उन्हें उकसा रहा है। ली सोचता है कि ये सही नहीं है। जियाओ की सोच के हिसाब से वह ऐसे इम्पल्स में पैसे बर्बाद नहीं करता। जियाओ शांग उस बच्चे से कहता है कि उसे अच्छे से सोचना चाहिए क्योंकि बोली पहले ही 1 अरब तक पहुंच चुकी है। वह पूछता है कि इतने सारे सामान वो कैसे जुटाएगा। सिनी कहती है जो भी कमी होगी वो पूरा कर देगी और मुख्य किरदार से जल्दी बोली लगाने को कहती है। ली ने अपनी पैडल उठाई और 2 अरब की बोली लगाई। नीलामी करने वाला जोर से कहता है 2 अरब एक साथ। पाओ पूछता है कि इस बच्चे के पास इतनी सारी धनराशि कहाँ से आई। लड़की कहती है कि ये सब किन शियाशांग की वजह से है और गुस्सा हो जाती है। नीलामी करने वाला हथौड़ा बजाते हुए घोषणा करता है अंतिम बोली 2 अरब। नंबर 9 बोलीदाता को बिकी सिंडी खुश होकर चीयर्स करती है और नायक कहता है कि वो बहुत उत्साहित है। लड़की कहती है कि उसे बुरे लोगों को उनका हक मिलता देखना पसंद है। शिया शांग उनकी तरफ ध्यान खींचता है और कहता है कि ये 2 अरब की बाजी मजेदार रही। पिछली रकम घटाने के बाद भी उसे अभी बाकी है 70 हथियार बनाओ। वो पूछता है कि क्या वह इतनी मात्रा संभाल पा रहा है। नायक कहता है कि ये चीजें तब कीमती होती हैं जब वे कम हो, लेकिन कीमत स्वाभाविक रूप से पहले वाले मानक से नहीं मापी जाएगी। ली अपनी उंगलियां ठोकता है और कहता है कि यहाँ लगभग 100 हैं जो 2 अरब की फीस को पूरा करने के लिए काफी होंगे। शियाओ शांग कहता है कि वह समझदार नौजवान है। सोचता है कि उसका स्वभाव और ताकत बहुत अच्छी है। अच्छा होगा अगर वह उसके लिए काम करे। फिर सी नायक को बुलाती है। वह कहती है कि अगली बार वह अगर वो कुछ मुआहदा करना चाहता है तो उसे कॉल करना चाहिए। शियाओ शांग सोचता है कि बेहतर होगा अगर वो कॉल न करे और उसे बताता है कि घर जाने का वक्त हो गया है। वह ली को बताता है कि वो जो आइटम जीता है उसे सीधे ले सकता है। ली ये चेयरमैन टिन का धन्यवाद करता है। जाने से पहले शियाओ शांग कहता है कि उसके अपने तरीके हैं लेकिन एनजी ग्रुप को कम मत आंका जाना चाहिए। वो उन्हें अकेले नहीं हरा सकता। कभी कभी अपने मकसद में साथ देने वाले साथी चाहिए होते हैं। अगर वो दिलचस्पी रखता है तो उससे संपर्क कर सकता है। दूसरी कमरे में बाओ फोन का कॉल उठाता है। वह कहता है हाँ मैं समझ गया। चेयरमैन और उसकी बेटी पहले ही चले गए हैं। अब सिर्फ जवान ली बचा है जो टुकड़ा लेने वाला है। शिहाओ कहता है कि वह तब कदम उठाएगा जब वह किन परिवार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाए। बाओ उसे फिक्र मत करने को कहता है। इस बार उसने 3 एडवांस सी रैंक साथ लाए हैं और गारंटी देता है कि यह काम करेगा। बाहर ली कहता है कि ऐसा लग रहा था कि चिन शिया शांग उसके बारे में जानकारी जुटा रहा था। आखिरी बात साफ तौर पर उसे अपना पक्ष में करने की कोशिश थी, लेकिन मदद के लिए गठबंधन करना कोई बुरी बात नहीं थी। बांग थी वो कहता है कि वो बस रैंक का है और अगर उसे फ्रैगमेंट्स मिल गए तो वो एस रैंक बन जाएगा। फिर पूछता है ये शक भरी नजरें क्यों हैं, जैसे वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा हो। मुख्य किरदार कन्फर्म करता है लेकिन सोचता है कि एस रैंक इतने भी कम नहीं होते। दुनिया में सिर्फ 9 ही हैं। वो सोचता है कि दूसरा आदमी ऐसा क्यों नहीं बर्ताव कर रहा और बेहतर यही है कि ये बात जोर से न कही जाए ताकि उसकी चिढ़ न हो। तभी लाई ये को कुछ महसूस होता है। उसका अपार्टमेंट आग में घिरा हुआ है। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं। मुख्य किरदार फोन उठाता है और कॉल रिसीव करता है। शियाओ शांग उसे चेतावनी देता है कि पैंथर गैंग हमले की तैयारी में है। ली ये जवाब देता है कि वे पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। वह कहता है कि चिंता मत करो, वह खुद ही इस मामले को संभालना चाहता है। फोन पर वाला कहता है कि वे कुछ लोग भी लेकर आएंगे। होटिंग कहता है कि वह आखिरकार आ गया है और उसे जल्दी से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, तभी उसकी जान बचेगी। मुख्य पात्र कहता है कि उसने उसकी कद्र कमा की, खुद ही अपनी तबाही बुला लाए। होटिंग कहता है कि हार उसी की होगी और वह देखेगा कैसे एक ही रैंक 3 सी रैंक से लड़ सकता है। मुख्य किरदार पूछता है कि क्या उसे पता है कि पैंथर गैंग उसे क्यों नहीं हरा पाती। आसपास खड़े लोग कहते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और शायद अपनी ताकत छुपा रहा है, लेकिन होटिंग जोर देकर कहता है कि वो बस एक नाबालिग है। तभी उसका एक अधीनस्थ उस पर हमला करता है और कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास कोई लड़ाई की कला नहीं है। वो मुख्य किरदार के कंधे पर वार करने की तैयारी करता है। लेई छाया की तरह गायब हो जाता है। फिर वो अपने विरोधी के पीछे प्रकट होता है और एक तेज चाल से उसे बेअसर कर देता है, कहते हुए बस एक छोटा बच्चा। भीड़ पूछती है उसने ये कैसे किया और वो कहाँ से आया। होतिंग बाकी 2 लोगों से कहता है उसे पकड़ लाओ। नायक बाकी दोनों को हरा देता है और होतिंग को जकड़ लेता है। कहता है कि इतना जोर से चिल्लाना तो गुंडागर्दी है, पर एक छोटे से बच्चे से डरना
सच में अपनी किस्मत बहुत आजमाता है। होतिंग डर जाता है और ली से कहता है उसे छोड़ दो। नायक उसे फेंक देता है। होतिंग चिल्लाता रहता है कि वो और चेयरमैन कुई उसे जो चाहे देंगे और ब्रदर पैंथर उसे छूटने नहीं देंगे। यह हुआंग फिर आग में घिर जाता है और खत्म कर दिया जाता है। लाई कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह उन्हें जल्द ही उससे मिलने भेज देगा। फिर वह सिनी और उस मास्क पहने आदमी से मिलता है। लड़की पूछती है कि क्या वह ठीक है। मुख्य पात्र जवाब देता है कि वह ठीक है और वे बस कुछ छोटे मोटे लोग थे। सिनी पूछती है कि अगला प्लान क्या है। मुख्य पात्र कहता है कि उन्होंने पहला कदम उठाया और अब वह पलटवार करने वाला है। लड़की कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। मुख्य पात्र पूछता है क्यों। वह जवाब देती है कि वह अब इससे बहुत परेशान हो चुकी है। पैंथर गैंग काफी वक्त से है और अब उन्होंने उसकी दोस्त पर हमला कर दिया। फिर वो कहती है कि वो उसके कुछ ही दोस्तों में से एक है। मुख्य पात्र मुस्कुराते हुए सहमत हो जाता है। फिर वे चलते हुए कहते हैं कि वो जल्द ही शुरू कर देंगे। सिनी मुख्य पात्र को एक घर ले जाती है और बताती है कि वो वहां रह सकता है और अपनी पसंद की कोई भी कमरा चुन सकता है क्योंकि वहां कम ही लोग आते हैं। मुख्य पात्र कहता है कि वो ये वाला लेगा तो लड़की कहती है सिवाय उस कमरे के लिए ही हैरान होता है और वो चिल्लाती है कि वो उस कमरे में नहीं जा सकता। वह टिप्पणी करता है कि वो कमरा बहुत नारी सुलभ है, खिलौनों से भरा एक कमरा और गुलाबी चीजें। मुख्य किरदार कहता है कि ये बिल्कुल उसकी तरह दिखता है और सिन ही जवाब देता है कि उसे लगा था कि किन कॉरपोरेशन के हैरिस को ऐसी बचकानी चीजें पसंद नहीं आएंगी। लाई कहती है कि लड़कियों को ऐसी चीजें पसंद आना सामान्य है, वो ऐसे ज्यादा क्यूट लगती है बजाय इसके कि बाहर ठंडी और सख्त दिखे। सिनी सोचता है कि किसी ने कभी उसके लिए ऐसा शब्द नहीं कहा। अचानक उसका पेट गरजता है। मुख्य किरदार हंसता है और वो पूछती है कि वो क्यों हंस रहा है। वो कहती है अगर उसे सच में उसकी परवाह होती कि वो खतरे में है तो वो अभी भूखी नहीं होती। ली ये कुछ खाना बुलाता है और कहता है कि ये इमरजेंसी के लिए बनाया है, खा ले। सिनी पूछती है कि उसने खाना कहाँ से निकाला और साथ में पूछती है कि नीलामी में उसने अपने हथियार कहाँ से लिए। नायक जवाब देता है कि वो जादू जानता है और वो उससे सिखाने की गुहार लगाती है। अचानक लेको को समझ आता है। वो पूछता है कि क्या वो पहले घर जा सकती है और वो पूछती है क्या हुआ। नायक कहता है कि अगर वो नहीं गई भी वापस जाओ। उसकी माँ के पिता उससे बहुत गुस्सा होंगे। लड़की फिर गुस्से में किन शियाशांग का नाम पुकारती है। बाद में ली बेडरूम की पर्दे बंद करता है और कहता है यह किन कॉरपोरेशन का इलाका है और अब कोई इन्हें परेशान नहीं करेगा। वह पानी के मिनोटॉर का टुकड़ा, पैंथर का एक टुकड़ा और नीलामी से मिला एक टुकड़ा सोचता है। फिर घोषणा करता है कि अब शुरू होने वाला है, लेकिन वह उत्सुक है ये टुकड़े और हवा में दिखाई देने वाले डायमेंशनल पोर्टल्स के बीच क्या कनेक्शन है जानना चाहता है। किंग टियन ने उसे यह समझाता है साफ कहूं तो ये तीनों टुकड़े एक वैकल्पिक जेल के द्वार का एक छोटा हिस्सा हैं और सभी आयामी पोर्टल उससे जुड़े हुए हैं। फिर वह फैसला करता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए और ली उससे पूछता है कि वैकल्पिक आयाम असल में क्या होता है। वह जानना चाहता है कि इतने सारे कीड़े और जानवर वहां कैसे पहुंच जाते हैं जबकि वहां तो सिर्फ रेगिस्तान है। किंग टियन जवाब देता है कि वे सब कैदी हैं और जो वह वैकल्पिक आयाम कहता है वह असल में एक विशाल अंतरायामी जेल है। ली जेल और कैदियों के बारे में पूछता है। आत्मा कहती है कि ताकि और ज्यादा जवाब पाने के लिए उसे खुद ही टेस्ट पूरे करने होंगे। तब मुख्य किरदार उस जगह को देखता है। किंग टिया कहता है कि ये वो मीनार है जो आसमान तक पहुंचती है, उसकी सबसे पसंदीदा कलाकृति और साथ ही मुख्य किरदार का ट्रेनिंग ग्राउंड भी। लिए सोचता है कि इसकी खूबसूरती कैसी होगी और शियाओ शांग इसे खरीदना चाहेगा क्योंकि इसकी कीमत जरूर बहुत ज्यादा होगी। किंग टान अपने आप से सोचता है कि उसकी आत्मा दाम पर लगी है। वे अंदर जाते हैं और मुख्य किरदार पूछता है कि ये टेस्ट क्या है। आत्मा जवाब देती है कि 6 टेस्ट होंगे। कितने फ्लोर हैं और उसकी अभी की ताकत से तो पहली फ्लोर भी जीतना मुश्किल होगा। हीरो छाया वाइवन के बारे में पूछता है और सोचता है कि क्या वही है वो चीज। उसे उससे कोई दबाव महसूस नहीं होता, बस एक प्यारा सा छिपकली जैसा जानवर है। हीरो पूछता है ये तो बस एक गीकू ही तो है। ली कहता है ऐसे किसी कमजोर से लड़ना तो बस मजाक उड़ाने जैसा है। किंग टैन कहता है हंस ले, पर ज्यादा देर तक नहीं हंस पाएगा। फिर हीरो उसके पास जाकर उसे प्यार करने लगता है। अचानक आसपास काली ऊर्जा फैल जाती है और छिपकली की आंख चमकने लगती है। एक विशाल ड्रैगन जैसे ऊर्जा का प्रहार मुख्य पात्र पर होता है जो उसे पीछे धकेल देता है। वह कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ाता है फिर सामने वाले जीव से टकरा जाता है। वो शैडो क्लान का वाइवरन है जिसमें काला सुधार हुआ है जो उसकी गति और ताकत को 600% तक बढ़ा देता है और साथ ही उसकी कमजोरियों को भी चिह्नित कर देता है। लिए हैरान होकर कहता है कि ये उसकी अपनी काली सुधार से 3 गुना बेहतर है। किंगशन समझाता है कि ऐसा उसकी संरचना की वजह से है। कमतर है। वाइवरन मुख्य पात्र पर टूट पड़ता है जो उसे सवाल करता है सोचकर कि वो बस मस्ती कर रहा है। वो उस प्राणी पर छलांग लगाता है और कहता है कि उसे ये बात समझ नहीं आती कि जितना बड़ा शरीर होगा उतने ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट होंगे। वह अपनी पीठ पर कई शैडो डैगर फेंकता है
लेकिन डैगर उसके पंखों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लायर हैरान होता है और पूछता है कि डार्क एनहांसमेंट की डिफेंस इतनी मजबूत कैसे है। किंगशिन पूछता है कि क्या वह अभी भी ताकत रोक रहा है। मुख्य पात्र बड़े डैगर बनाता है। डार्क एनहांसमेंट, किंगशिन कहता है कि अगर उसने इसे इस्तेमाल नहीं किया तो वो पहली मंजिल की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। लिए ने अपने हथियारों से वाइवर्न के शरीर पर कई वार किए। वो हैरान है कि इतनी मार के बाद भी वो जीव पूरी तरह से बिना चोट के कैसे बचा। मुख्य पात्र सोचता है कि इसका डार्क एनहांसमेंट और छाया का इस्तेमाल बहुत ही परिपक्व है। उसे खुद को और ज्यादा झोंकना होगा। किंगशिन कहता है कि उसका पालतू भी भूखा होगा और ये चीज खाने लायक है। फिर मॉन्स्टर अचानक मुख्य पात्र पर झपटा मारता है। लिए बचता है और वाइवर्न वह उससे और भी ज्यादा भूखे नजर से घूरता है। मुख्य पात्र पूछता है कि क्या उसके पालतू को टीका लगाया गया है, क्योंकि वो तो जैसे हमला कर बैठा हो। किंगशिन कहता है कि शायद वो उसे खाना समझता है ताकि अपनी ऊर्जा फिर से भर सके। ली कहता है कि ये तो मजाक नहीं लग रहा, लड़ाई ठीक है, लेकिन वो जानना चाहता है कि ये हमला क्यों कर रहा है। लेकिन चूंकि ये भूखा है तो उसे ये आजमाना चाहिए। वो खाना फेंकता है और कहता है कि ये उसकी आखिरी चाल है। वाइवर्न उस चिकन की टांग को देखते हुए जो उसके सामने तैर रही है, फिर वो उड़ते हुए एक पकड़ लेता है और बाकी के पीछे भागता है। ली वो कहता है कि वो सही था और ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो अपनी छाया की रस्सी से उसे फंसा लेता है। वो इसे सफलता बता देता है और सिस्टम घोषणा करता है कि उसने छाया जानवर को काबू कर लिया है और पहली मंजिल तक पहुंचने का अधिकार हासिल कर लिया है। किंगशिन उसे भूखमरी कहता है। सिस्टम बताता है कि उसने वैकल्पिक जेल पोर्टल के लिए बंधन और अधिकार सक्रियता प्राप्त कर ली है। लाई पूछता है कि ये क्षमताएं किस काम की हैं। किंगशिन जवाब देता है कि अपनी ऊर्जा भर लेने के बाद हर टुकड़ा एक ऐसा पोर्टल बन जाएगा जो वैकल्पिक जेल से जुड़ा होगा। मुख्य पात्र वो सोचता है कि अब वो जब चाहे तब जा सकता है। मुख्य पात्र कहता है कि पहली मंजिल पर अच्छी स्किल मिलना मतलब अगली 5 मंजिलों के इनाम और भी बढ़िया होंगे। किंग शिन सोचता है कि ये तो पहली मंजिल पास करके ही इतना उत्साहित हो रहा है, ऐसे में वो उसे दूसरी मंजिल पर थोड़ा परेशान होने देगा। फिर उससे कहता है कि ट्राई करके देख। वैसे भी गार्ड्स तो टॉवर के बस नौकर हैं। ली को इस बंदे के बारे में बुरा महसूस होता है, लेकिन वो नोट करता है कि पहली मंजिल का जानवर फ्लोर पहले से ही इसी रैंक का था, तो दूसरी मंजिल वाला इतना आसान नहीं होगा। किंगशन कहता है कि अगर वो विश्वास नहीं करता तो पहले जाकर देख ले, फिर फैसला करे। वैसे भी कोई खतरा नहीं है। वह एक दरवाजे के सामने आता है। मुख्य पात्र दरवाजा खोलता है और दंग रह जाता है। वहां 3 मॉन्स्टर हैं, एक थंडर सर्प राजा, एक पानी वाला कछुआ और एक लावा मिनोटॉर। सभी से रैंक के। मुख्य पात्र पूछता है कि क्या ये सब उसके सेवक हैं। सभी जीवों का सामना करते हुए मुख्य पात्र अपने आप को काली ऊर्जा से ढक लेता है। वह छलांग लगाता है। जमीन पर गिरते हुए वो सांप के वार से बचता है। फिर पीछे मुड़कर देखता है कि अब रास्ता भी बंद हो गया है। जानवर गरजते हैं कि वो घुसपैठिए को रोकेंगे। नायक छाया की मदद से ऊपर तक टेलीपोर्ट करता है, अपनी ताकत बढ़ाता है, जबकि बाकी जानवर उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो जानवरों के बीच से निकलता है, पीछे छाया की एक लकीर छोड़ते हुए। फिर वो एक खंभे के पीछे छुपता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ले दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है और उस पर आरोप लगाता है कि वो झूठ बोल रहा है कि ये सब उसके ही जानवर हैं। नौकर, किंगशिन कहता है उसने झूठ नहीं बोला, वे सब उसके ही नौकर हैं, बस नायक की काबिलियत थोड़ी कमजोर है। नायक हर दानव के काम के बारे में पूछता है और शासक जवाब देता है। अचानक सिस्टम उन्हें सूचित करता है कि एक ए रैंक का जीव पास आ रहा है। वह सोचता है कि ये लोग ऐसे वक्त पर क्यों आ रहे हैं। शियाओ शांग बैठता है और कहता है कि उसने अपनी बेटी से सुना है कि वह ब्लैक पैंथर गैंग से निपटना चाहता है। लिए पुष्टि करता है, बताते हुए कि ब्लैक पैंथर गैंग की शुरुआत से ही उसे निशाना बनाने के बजाय बेहतर है कि पहल करके हमला किया जाए, बजाय सिर्फ बचाव करने के। किन परिवार के नेता कहते हैं कि वो बार बार उनकी पार्टी को उकसा रहा था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। लुई पूछता है कि क्या उसे संतुलन बिगाड़ने का डर था। बूढ़ा आदमी इसे सही बताता है। ही चेंग के 3 बड़े ताकतवर समूह आपस में संतुलन बनाए हुए थे, जहां बूतियानो पुलिस को कंट्रोल करता था और एनजी ग्रुप अर्थव्यवस्था को ऐसे शख्स के तौर पर जो दोनों में हाथ रखता है। वह व्यापारियों के खिलाफ पैंथर गैंग की हरकतों से नफरत करता है, लेकिन जब तक वो लोग बहुत आगे नहीं बढ़ते वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैंथर गैंग के खिलाफ कदम उठाने से निंग डोंग हाओ और वू टियानो गठबंधन बना सकते हैं या उन्हें पूरा हाई सी पर कब्जा करने का मौका मिल सकता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किन नहीं चाहते कि उनका परिवार इस लड़ाई में उलझे। वह मुस्कुराते हुए कहता है संगीत। वह इनकार करता है, कहता है कि वह चाहता है कि वह और सी यिन एक नई गिरोह बनाए ताकि ब्लैक पैंथर गैंग से निपटा जा सके। नायक पूछता है कि क्या वह युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहा है। शियाओ शांग सहमति देता है, वह मदद करेगा। पैसे और ताकत चाहिए ताकि दोनों मिलकर योजना बना सकें और उसे अमल में ला सके। इस तरह
अगर वे फेल भी हो जाए तो वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा और मामले को सुलझा सकेगा। लाई कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रात में योजना बना लेंगे और वो प्रभावित है। बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर उसकी बेटी इतनी जिद्दी नहीं होती तो वो ये सब झंझट नहीं उठाता और फिर मुख्य पात्र के बारे में बड़बड़ाने लगता है। जवान लड़का सोचता है कि राष्ट्रपति किन को अपने दिल की बात इतनी साफ जाहिर नहीं करनी चाहिए। फिर सीएन अपने पिता को धक्का देती है, कमरे से बाहर निकलती है। फिर वो पूछती है कि उसकी दोस्त अगला क्या करने वाली है। ली जवाब देता है कि वो सारे खुले डायमेंशनल पोर्टल्स के लिए मिशन लेने वाला है क्योंकि उसे हाई चेन के हर एक पोर्टल पर जाना है। देखो, यिन कहती है कि ठीक है, वो इंतजाम कर देगी। मुख्य पात्र सोचता है कि उसने पहले ही सारे टुकड़े इकट्ठे कर लिए हैं और ब्लैक पैंथर गैंग के लिए अब बुरा वक्त आने वाला है। बाहर वो कहती है कि ये वही लोग हैं जिन्हें उसने चुना है और अब ये शैडो गैंग के मेंबर हैं। ली नाम पर सवाल उठाता है। ये सब जवान मिस और बॉस को नमस्ते कहते हैं। सीन कहता है कि नाम चुनने में उसने बहुत टाइम लगाया, इसलिए उसने उनकी काबिलियत के हिसाब से नाम रखा। मुख्य पात्र जवाब देता है कि ये नाम ठीक है। वह अपनी शैडो आई एक्टिवेट करता है। वह सोचता है कि ये सब सी रैंक के हैं जो कहीं भी काफी ताकतवर होते हैं, लेकिन वह पूछता है कि वे मास्क क्यों पहन रहे हैं। वह कहती है कि ताकि उनकी असली पहचान का उनके खिलाफ इस्तेमाल न हो सके। वैसे भी ये देखने में काफी कूल लग रहा था। ली सोचता है कि शायद हेड आर्टिस्ट इतने सारे चेहरे बनाने में बस आलसी था। वह जानना चाहता है कि अगला कदम क्या होगा। मुख्य किरदार कहता है कि वो उनके सारे काम छीनने वाला है। वो हर उस मिशन को लेगा जो ब्लैक पैंथर गैंग ने उठाया था। लड़की कहती है कि ये तो बहुत सारे काम हैं, क्या तुम सब संभाल पाओगे? ले कहता है कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ कीमती काम ही लेगा क्योंकि बाकी के लिए उसके कुछ और प्लान है। दूसरी तरफ बाओ अपनी सचिव के चेहरे पर कागज फेंकता है और उसे बेकार कहता है कि उसने कैसे शैडो गैंग जैसी नई ग्रुप को उनके सारे मिशन चुरा लेने दिया। वो जानना चाहता है कि अब वो क्या करने वाला है इसके बारे में। अगर उन्हें कोई दिक्कत चाहिए तो उसे लोगों को भेजकर उसका हल करना चाहिए। सचिव कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। बाओ उसे कमीज से पकड़कर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। सचिव समझाता है कि मिशन चाहे जैसा भी हो, वे केवल 5-6 सी रैंक एडवांस मेंबर्स ही भेज सकते हैं, उनके पास काफी लोग नहीं हैं। और पैंथर सोचता है कि ये समूह कहाँ से आया। वो उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि वे एक्सप्लोरेशन स्लॉट खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं और उसे लोगों को भेजकर अपना टारगेट ढूंढना ही होगा। एक्सपेडिशन के टारगेट पहले ही तय हो चुके थे, कई अनजान लोगों ने इसे लिया था। बाल अपनी पूरी ताकत लगा देता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि उसे चोरी करनी पड़े या भारी कीमत चुकानी पड़े, उसे अपने लोगों को वापस लेना ही होगा। और अगर वो ये मौका गंवाता है तो जिम्मेदारी उसकी होगी घर पर। सीइन फोन उठाती है और कहती है कि उसे समझ आ गया। फिर वो कहती है कि पैंथर गैंग ने उन एक्सप्लोरेशन स्लॉट्स के लिए भारी कीमत चुकाई थी जो वे पकड़ कर रखे थे। वो पूछती है कि वो इतना कैसे यकीन कर सकता है कि वे उन्हें खरीदेंगे। मुख्य पात्र जवाब देता है क्योंकि वे इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। सीजन का मौका। सीएन कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा। लाई बताता है कि इसमें खदानों के कुछ अनकहे नियम होते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए। सुपरवाइजर और मैनेजर सब हाईले मटेरियल छुपा लेते हैं ताकि सबसे बढ़िया उपकरण ले सकें। पहले पैंथर गैंग मिलिशियरी गिल्ड से मिशन लेते थे ताकि अपने लूट के टारगेट सेट कर सकें। चूंकि वे गैरकानूनी कामों में माहिर थे, कोई भी उन्हें अधिकारियों को नहीं बताता था, भले ही वे लूटे जाते। अब जब उनका ये रास्ता बंद हो गया है तो वे ज्यादा दाम। सियान कहता है कि भले ही वे स्लॉट्स महंगे बेचें, उन्हें बस थोड़ा ज्यादा ही फायदा होगा। मुख्य पात्र मानता है, लेकिन कहता है कि इसमें और भी कुछ है। उसके हाल के सारे वैकल्पिक आयामों के सफर बेकार नहीं गए। सियान पूछता है क्या वो पोर्टल का कोई रास्ता था। मुख्य पात्र जवाब देता है कि उसने हाई चेन में सारे रास्ते चिन्हित कर लिए हैं और किसी भी वक्त उन्हें खोल सकता है। अब बस जरूरत है ऐसे लोगों की जो ध्यान से देख सकें कि महंगे स्लॉट्स किसने खरीदे और उस काले को पहचान सकें। पैंथर के निशाने पर हैं। सिहन कहता है कि ये एक बढ़िया आइडिया है। लियू जवाब देता है कि उसे नहीं चाहिए कि बहुत सारे लोग एंट्रेंस के बारे में जानें और सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही साथ लेना चाहिए। लड़की कहती है कि वो भी जाना चाहती है क्योंकि उसे ऐसे हीरोइक और सही काम करना पसंद है। मुख्य किरदार मुस्कुराते हुए कहता है कि फिर तो हम सब मिलकर इस डंजियन को खत्म कर देंगे। एक ट्रक गुजरता है और एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ये उपकरण वाकई में बहुत कीमती है। बूढ़ा वांग उससे कहता है कि चिंता मत कर, उसे उसकी बात मिल जाएगी। ड्राइव करते हुए एक चट्टान की तरफ देखते हुए वह कहता है कि वह सबकी तरफ से आभार प्रकट करता है। वांग उससे कहता है ध्यान देने को और आदमी पूछता है क्या हो रहा है। अचानक जमीन से कई नुकीले कांटे निकलने लगते हैं और कार उन्हें टालने के लिए तेजी से मुड़ने लगती है। पीछे जो कोई भी सामान पकड़े हुए है वो सब कांप रहे होते हैं। अचानक ट्रक एक दीवार से टकरा जाता है। वांग बाहर निकलता है और पूछता है क्या हुआ और सामान ठीक है क्या। एक आदमी जिसके सिर पर मोकॉक है कहता है सामान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी हम सब मुसीबत में पजने वाले हैं क्योंकि वह कई कांटे बनाता है।
उसकी ताकत देखकर खनिक चिल्लाते हैं, समझ जाते हैं कि सामने कोई माहिर है और भागने लगते हैं। वो आदमी उन्हें रोकता है, कहता है कि भागो मत, अभी मेरा मजा तो बाकी है। तभी हीरो आता है और कहता है कि पहले मैं इसे संभालता हूँ। अपनी छाया टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके वो पीछे से प्रकट हो जाता है। आदमी सवाल करता है कि कौन है जो उसका मजा खराब करने की हिम्मत करता है। हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है कि लोगों को लूटना एक बात है। वो बढ़िया लड़ाकू सोचकर पीछे हट जाता है। हीरो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इतनी लापरवाही दिखाना ठीक नहीं है। ठीक है, एक तेज चाल में उसने उसे दीवार से टकरा दिया। असेंडेंट पूछता है कि वो कौन है और कहता है कि समझदारी यही होगी कि कोई कदम न उठाए, वरना उसके भाई उसे जाने नहीं देंगे। ली पूछता है क्या वो इंडी रैंक के लड़कों की बात कर रहा है जिन्हें उसकी टीम पहले ही हरा चुकी है। आदमी चिल्लाता है पूछते हुए ये क्या हंगामा है। सी पूछता है कि उन लोगों के साथ क्या किया जाए। मुख्य पात्र कहता है नहीं और समझाता है कि उन्हें अभी हराने से ब्लैक पैंथर गैंग भी आसानी से बच जाएगा और उसके पास इससे बेहतर योजना है। आदमी दर्द से कराता है। दर्द मुख्य किरदार उससे कहता है कि वापस जाकर ब्लैक पैंथर को बता दे कि ये सब झूठे छाया गैंग ने किया है। कुछ दिन बाद अस्पताल में बाओ उनके नाम चिल्लाने लगा। वह जानना चाहता है कि उनके विरोधी अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। उसकी सचिव कहती है कि भले ही सतह पर मर्द ज्यादा घायल नहीं लगे, लेकिन असल में उनके अंदरूनी चोटें गंभीर हैं और ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा। हर एक की इलाज की लागत कम से कम 50 लाख होगी, यानी 6 लोगों के लिए कुल 3 करोड़। तभी एक संदेश आता है। फिर वह रिपोर्ट करता है कि उनकी बाकी 2 टीमें भी फेल हो गई। बाओ को इस पर शक होता है। वो पूछता है कि ये किसने किया, तो सचिव बताता है कि ये ली ही था। बाओ हैरानी से पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है। 3 अलग अलग डायमेंशंस थे और भले ही ली उड़ सकता हो, एक साथ सब में कैसे दिख सकता है। सचिव कहता है कि ये सच है, लेकिन सच में ये सब ली यी ने अकेले ही किया था और उसके लोग चुपके से एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे और वे सब देखते हैं कि कैसे वे सब हराए जाते हैं और उस डायमेंशन में हड़कंप मच जाता है। नायक मुड़कर कैमरा देखकर पूछता है कि क्या वे छुपकर फिल्म बना रहे हैं। फिर वह पैंथर से कहता है कि उसे पता है उसके अधीनस्थ कमजोर हैं, इसलिए उसे खुद आकर उससे सामना करना चाहिए। इतने सारे अधीनस्थों का आधे साल से 1 साल तक इलाज करवाना महंगा पड़ेगा। बाल गुस्से में आ जाता है, कहता है कि वह अभी उसी आदमी से हिसाब चुकता करेगा और फिर अपना फोन तोड़ देता है। एक गोदाम में सीन पूछती है कि वे इस जगह क्यों आए हैं। मुख्य पात्र कहता है कि जब वह पहले किसी से निपट रहा था तो उसने गलती से ब्लैक का पता लगा लिया। पैंथर गैंग और बेट्स पाओ खुद टीम का नेतृत्व करेंगे। सिनी पूछती है कि क्या वो पैंथर के दूर रहने के दौरान वेयरहाउस पर छापा मारने वाले हैं और मुख्य पात्र हमें जवाब देता है। फिर वो अपना फोन उठाकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कोई कहता है कि पैंथर और उसके लोग पहले ही डायमेंशन नंबर 3 छोड़ चुके हैं। मुख्य पात्र उन्हें कहता है कि उनकी निगरानी करते रहे। ली कहता है कि पैंथर खुद टीम का नेतृत्व कर रहा था, कोई गलती न हो इसलिए वो थोड़ा वक्त खरीदने वाला था। लड़की कहती है कि वो भी रैंक का है और उसके साथ डवान भी है, लेकिन मुख्य पात्र वो जवाब देता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो उनके साथ लड़ने वाला नहीं है और डवान को साथ ले जाना बस झंझट होगा। लड़की तर्क करने की कोशिश करती है। मुख्य पात्र उसे चिंता मत करने को कहता है, अगर वह खतरे में भी होगा तो जल्दी वापस आने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल करेगा। सी उसे सावधान रहने को कहता है। पोर्टल के अंदर सभी कहते हैं कि इस बार उन्हें सिर्फ अच्छे सामान मिले और वे खूब अमीर हो गए। एक अधीनस्थ कहता है कि उनका बॉस सबसे बढ़िया है और उसके कदम उठाने के बाद से ली और उसकी टोली ने सामने तक नहीं आए। चेहरे बाओ कहता है कि वो तो बस एक मामूली छोटा था, कुछ सी रैंक के मध्यगारों के साथ भी कोई चाल हमेशा चल नहीं सकती। लेकिन अचानक वो कुछ महसूस करता है और पीछे मुड़कर पूछता है कौन है वहां। ली अपने अधीनस्थ की गर्दन के आसपास एक छाया बनाता है। वो कहता है कि बी रैंक की समझदारी वाकई कमाल की होती है और बाओ उसका नाम पुकारता है। ली पूछता है कि इतना तनाव क्यों है, आखिर वो तो बस एक छोटा मोटा मामूली है। सुनहरे बाल वाला आदमी अपने बॉस से बचाने की भीख मांगता है और मुख्य पात्र उसे चेतावनी देता है कि हिले मत, क्योंकि उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। बाओ जादू करता है, एक जादू करता है और कहता है कि उन्हें साथ मिलकर हराया जा सकता है। आग सबॉर्डिनेट पर लगती है जो चीखते हुए बेहोश हो जाता है। ली छाया टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है और कहता है कि उसने अपने ही लोगों को नहीं बख्शा। सच में जबरदस्त बॉस है। बाओ एक और आग का गोला फेंकता है और कहता है कि ये चूहा छुपा हुआ था, लेकिन फिर उसे कुछ अलग लगता है जब एक सबॉर्डिनेट कहता है कि भाई पैंथर चूक गया। ली सवाल करता है कि क्या उसके लोग हाई रिस्क काम में नहीं है और उनमें से एक कहता है भाई पैंथर ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। बाओ कहता है कि जब तक वो उसे हरा सकता है उसे अपने लोगों के मरने की परवाह नहीं है। चिल्लाता है कि इस बार देखेंगे वो कहीं छुपता कहाँ है और एक आग का टॉर्नेडो बनाता है। उसके लोग चिल्लाते हुए भागते हैं, इनकार करते हुए, क्योंकि मुख्य किरदार दूर से देख रहा होता है। वे आग की लपटों से टकराते हैं और बिखर जाते हैं।
टकराव से भागते हैं। ली ये एक छाया टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। बाव और ज्यादा आग छोड़ता है, मुख्य किरदार का नाम पुकारता है और कहता है कि बाहर आ, क्योंकि तुझे बस छुपना ही आता है। मुख्य किरदार सोचता है कि वह भी रैंक को कम मत आंको और अब निकलने का वक्त हो गया है। फिर वह कहता है कि वापस लौटने पर उसके चेहरे का रंग देखना होगा, अपने गोदाम पर वापस। बाव जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। एक आदमी कहता है कि ये शैडो गैंग और किन परिवार की युवा मिस थी। दूसरा कहता है कि उन्होंने दो भी रैंक और दर्जनों सी रैंक साथ लाए थे। बाव चिल्लाता है कि हमने कुछ नहीं कर सकते थे और ये तो बड़ी परेशानी हो गई। जबकि उसका अधीनस्थ माफी मांगता है, लेकिन उसका शरीर आग में इंगल्फ हो जाता है और वह फिर उसे बेअसर कर दिया गया। बाव कहता है कि हैरानी की बात नहीं कि ली के इतने सारे असिस्टेंट्स हैं और ये सब किन-सिन की गलती थी। फिर वह कहता है कि इस बार उसे इतना रुखा होने के लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर कुइहाओ कहता है कि यह मामला यहीं खत्म होता है। बाओ पूछता है कि कैसे? क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था उसकी कीमत करोड़ों में थी। इशाओ पूछता है कि वह क्या कर सकता है और क्या उसे कुछ लोग भेजने चाहिए ताकि किन परिवार से युद्ध शुरू किया जा सके। भले ही किन सियाशांग अस्थायी तौर पर ही चांग से बाहर हो, किंग किन यिन फिर भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे वह छू सके। यह एक महत्वपूर्ण मौका था। अपने प्रयोग के लिए कितना भी बड़ा नुकसान हो, वह अभी के लिए सह लेगा। बाओ कहता है कि वह एक सेकंड भी और इंतजार नहीं कर सकता। सबसे बुरा ये हो सकता है कि वह किन्हीं यिन और ली को हरा दे और फिर ही आंख छोड़ दे। लेकिन उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। शियाओ कहता है कि अगर वह अपनी हार खुद ढूंढने पर अड़ा रहा, तो वह उसे अभी रोक देगा और उसके सामने कई दानव खोल देता है।